So hey guys, welcome to the MongoDB session. This will be complete crash course for your MongoDB. यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया, even if you are beginner or professional, you will be able to get everything of MongoDB and आप directly अब इस database को अपने new made projects और web applications और applications के अंदर use कर सकते हो, ठीक है? तो इस particular session में you will get everything from zero and definitely सारे के सारे definitions, terminologies के साथ, ताकि अगर आप exam के लिए prepare कर रहे हो या फिर आप अपने इंटरव्यूज में भी आपने स्किल सेट में अपने MongoDB डाला होगा, मर्न स्टैक आपने डाला होगा, तो जो M है दैट स्टैंड्स फॉर MongoDB एंड डेफिनेटली उस स्किल रिलेटेड आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. सो डेफिनेटली यू मस्ट अंडरस्टैंड द थ्योरी आल्सो, कुछ डेफिनेशंस वगैरह जो इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रैक्टिकली हम सारी चीजें करके देखेंगे. इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर थ्योरी एग्जाम्स, अगर आप प्रैक्टिकल करके जाओगे एंड डेफिनेटली अपने पीसी पर बैठ के MongoDB के जो क्वेरीज हैं वो रन करोगे, CRUD ऑपरेशंस करके देखोगे, that will not only help in your practical exams but also will help you in theory exams, ताकि आप बहुत easily remember करोगे, बहुत easily recall कर पाओगे कि आपने exactly वहां पर क्या किया था and now what you have to write in paper. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये सेशन होने वाला है, तो प्लीज मेक श्योर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड डेफिनेटली आप भी वही ऑपरेशंस करना जो मैं अभी आपके सामने कर रही हूँ. डेफिनेटली आप एकदम इंस्टॉलेशन से जो है ना सब कुछ कर लोगे. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझ लेते हैं कि MongoDB एग्जैक्टली है क्या. तो MongoDB कुछ नहीं, आपका डेटाबेस है एंड इट इज अ पॉपुलर डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस. अभी हमने लास्ट सेशन में लास्ट पार्ट के अंदर नो एसक्यूएल के बारे में पढ़ा. नो मतलब कि नॉट ओनली एसक्यूएल या फिर नॉन एसक्यूएल, जिसके अंदर हम रिलेशनल डेटाबेसेस का बिल्कुल यूज नहीं करते हैं. यहाँ पर जो है हमारा नो एसक्यूएल डेटाबेस का यूज होता है. डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मतलब कि अब जो हम MongoDB के अंदर अपनी क्वेरीज लिखेंगे वो डॉक्यूमेंट के अंदर लिख रहे होंगे, ठीक है. इट स्टोर्स डेटा इन फ्लेक्सिबल जेसन लाइक डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड बीसन, ठीक है. बीसन यानी कि बाइनरी जेसन. फाइन, ओके. बेसिक चीज आपको ये समझनी है, जो एकदम बेसिक आइडिया है, जो कि हमें एज अ बिगिनर समझना चाहिए. जैसे कि अगर हम देखें ट्रेडिशनल डेटाबेसेस के अंदर या फिर टेबल्स जो अब हम बनाते थे, तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स या फिर आपका जो डेटा होता था वो कैसे स्टोर होता था, है ना. वहां पर डेटाबेस हम लोग जो बेसिकली MongoDB करता है, MongoDB क्या करता है, MongoDB डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्टोर करता है. डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे स्टोर करता है, तो वो कलेक्शन या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कलेक्शंस होती है मेजर, ठीक है. कलेक्शंस आप क्रिएट करते हो, उसके बाद मतलब कलेक्शंस के अंदर आपके पास क्या हो रहे होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ये कलेक्शन किसके अंदर होती है, कलेक्शन आपके पूरे डेटाबेस के अंदर होती है. फाइन, तो सबसे बड़ा क्या है आपका डेटाबेस. डेटाबेस के अंदर कलेक्शंस होती हैं एंड कलेक्शंस के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं. एंड डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स ही हैं जहां पर आपका एग्जैक्ट एक्चुअल डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है, ठीक है. सो दिस कंप्लीट थिंग यू कैन कॉल इट एज अ डेटाबेस. सो आई होप यू अंडरस्टूड. डेटाबेस क्या है, आपके कलेक्शन का कंटेनर है. कलेक्शन क्या है, आपके ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें हम टेबल भी बोल सकते हैं. डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट इज एन इंडिविजुअल रिकॉर्ड, जिसको हम एज अगर हम टेबल से कंपेयर करें तो एक जो पूरा टेबल होता है वो कलेक्शन आप समझ सकते हो. एक जो रो होती है जो कि एक स्टूडेंट का डेटा, पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रही हो फॉर एग्जांपल, उसको हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट बोलेंगे. एंड अगर कॉलम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फील्ड बोलेंगे, जिसके अंदर की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है. अभी इतने समझने की जरूरत है, बस ये तीन कीवर्ड्स आपको समझना है. डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शंस क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, बस दैट्स इट. और इतना याद रखना है कि जो सर्वर है, जो ये मेन सर्वर है MongoDB का सर्वर, ये आपका इंस्टॉलेशन के साथ इंस्टॉल हो जाता है. एंड डेफिनेटली फिर आप चाहे Mongo शेल से करो, फिर आप चाहे VS कोड में जाके करो, या फिर Mongo कंपास से करो, MongoDB कंपास से, कहीं से भी करो. अगर आपका MongoDB का जो सर्वर है वो आपने इंस्टॉल कर लिया है, तो आप अपने पीसी से कहीं पर भी कुछ भी करो, आपके एक ही जो डेटाबेस है उसके अंदर जाके जो आप बेसिकली सर्वर आप सेट करोगे उसी में जाके चेंजेस हो रहे होंगे, ठीक है. ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. अभी के लिए बस इतना समझो कि एक MongoDB का मेन सर्वर होता है. सर्वर के अंदर जाके आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स सपोज स्कूल के अंदर यानी कि उस डेटाबेस के अंदर जाके आप कलेक्शंस क्रिएट करते हो. कलेक्शंस कितने भी हो सकते हैं, ठीक है. लेट सपोज मैंने एक स्टूडेंट कलेक्शन क्रिएट करा और एक कोर्सेज कलेक्शन को क्रिएट करा. अब डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स आर इनसाइड कलेक्शन. तो अब कलेक्शन के अंदर मैं डॉक्यूमेंट्स को, एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकती हूँ जो कि मेरे एक्चुअल डेटा को स्टोर करेंगे. सो बस इतनी बेसिक नॉलेज MongoDB की होना इज इनफ. नाउ विल जस्ट इंस्टॉल द MongoDB एंड डेफिनेटली आपको हर चीज समझ में आएगी. एंड विल स्टार्ट विद द CRUD ऑपरेशंस. पहले मैं ये बता दूं CRUD क्या होता है. तो CRUD ऑपरेशंस का इसका आपका प्रैक्टिकल भी है एंड डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो क्रड के अंदर आपके 4 ऑपरेशंस आ जाते हैं जो बेसिकली एक बिगनर को समझने चाहिए फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग अ डेटाबेस। तो यहाँ पर सी मतलब कि होता है क्रिएट करना, यानी कि आप अपना डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो। आर यानी कि रीड करना, मतलब आपको कोई भी डेटा रीड करना है। यू यानी कि अपडेट करना, ठीक है। एंड डेफिनेटली डी यानी कि डिलीट करना। तो ये सारी चीजें एक एक करके हम प्रैक्टिकली जो है समझेंगे। तो प्लीज मेक श्योर आपका पीसी रेडी है एंड यू आर नाउ गोइंग टू इंस्टॉल MongoDB। सो आई जस्ट कम ऑन माई गूगल, आप कर सकते हो कोई भी ब्राउजर पे आ जाओ। MongoDB सिंपल आपको यहाँ पे सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पे करा है। नाउ जैसे ही MongoDB आप सर्च करोगे, जो फर्स्ट साइट आपको मिलेगी डाउनलोड MongoDB कम्युनिटी सर्वर, वहां पर आपको आ जाना है। यहाँ पर ये जो कम्युनिटी सर्वर है यही आपको डाउनलोड करना है। अदरवाइज रिसोर्सेज में आके यहाँ पर भी आप देख सकते हो, और प्रोडक्ट्स के अंदर हम देख सकते हैं कम्युनिटी एडिशन, ठीक है। तो कम्युनिटी एडिशन को आके यहाँ पर आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो अब जब जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको वर्जन दिख सकता है, जो भी करंट वर्जन होगा डेफिनेटली वो आप डाउनलोड कर लेना। जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन डाउनलोड यू विल गेट दैट फाइल, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो आई विल जस्ट स्किप दिस ऑपरेशन। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, तो आपका MongoDB कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड हुआ है। इसके ही साथ आपका सर्वर भी डाउनलोड हो जाएगा, सारा सेटअप है जो है वो सब कुछ डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ही आप उस फाइल पे डबल क्लिक करोगे आफ्टर इंस्टॉलेशन, तो आपको जस्ट नेक्स्ट 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 करके फाइनल इंस्टॉलेशन करना है, जो कि बेसिकली सबको आता होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको पूरा इंस्टॉल कर लोगे, आपके पास एक डेस्कटॉप के ऊपर, इफ यू हैव टिक दैट आइकन, तो डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास MongoDB कंपास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? MongoDB कंपास। व्हाट इट विल, हाउ इट विल लुक लाइक, इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा जब आप MongoDB कंपास को ओपन करोगे। रिमेंबर, वो एक एप्लीकेशन होगा जो कि आपके डेस्कटॉप पे भी हो सकता है। अगर नहीं आया है तो आप सिंपली सर्च कर सकते हो। अगर आपने ये कम्युनिटी सर्वर को इंस्टॉल किया है तो डेफिनेटली उसके साथ ये इंस्टॉल हो चुका है। अब ये कंपास क्या है? तो ये एक GUI है जिससे आप डायरेक्टली देख सकते हो कि आपका डेटाबेस कैसा दिख रहा है। अदरवाइज आप जाके टर्मिनल से भी एक्सेस कर सकते हो, Mongo शेल है आपके पास, काफी चीजें हैं, VS कोड से भी हम करके देखेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि ये MongoDB कंपास में हम लोग अपना डेटाबेस जो है विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या है डेटा सेट में। फाइन। अब जैसे ही आप MongoDB कंपास को ओपन करोगे, ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आएगा। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एड न्यू कलेक्शन ओवर हियर, ठीक है। तो जैसे ही आप एड न्यू कनेक्शन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर आपको एक URL दिखेगा। एंड डेफिनेटली आप याद रख सकते हो कि जो MongoDB का बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट आपका जो है ना, वो है 27017, ठीक है। यही है आपका डिफॉल्ट जिसपे आपका सर्वर रन करता है MongoDB का बाय डिफॉल्ट। तो आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी है। इफ यू वांट आप नेम डिफरेंट कर सकते हो, कलर डिफरेंट कर सकते हो, बट नन ऑफ दैट आई एम गोइंग टू डू। आई विल जस्ट क्लिक ऑन सेव एंड कनेक्ट। तो जैसे ही मैं सेव एंड कनेक्ट पे क्लिक करूंगी, तो वैसे ही मेरा जो सर्वर है वो कनेक्ट हो चुका है लोकल होस्ट 27017 पर। क्लियर? नाउ जैसे ही आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखोगे, यहाँ पर आपका जो सर्वर है वो क्या है, रेडी हो चुका है, आपका कनेक्ट हो चुका है। तो यू विल गेट टू नो लोकल होस्ट :27017, इस सर्वर पर अभी हम है। एंड कुछ बाय डिफॉल्ट यहाँ पर फोल्डर्स हैं, एडमिन, कॉन्फिग, लोकल। तो ये सारे आपके यहाँ पर बाय डिफॉल्ट डेटाबेसेस ऐसे क्रिएटेड है। तो क्या अभी तक के लिए आपको जो हमने किया ये समझ में आ गया? मैं थोड़ा बहुत आपको इस MongoDB कंपास से फेमिलियर कर देती हूँ। देखो बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ पर आपके ये सारे कनेक्शन दिख रहे हैं, यानी कि आपका जो सर्वर होगा। अब आप चाहो तो MongoDB एटलास ले सकते हो, जो कि थोड़ा बहुत पेड है। एंड उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आप और भी सर्वर्स को खरीद सकते हो, एंड डेफिनेटली और भी आप उसको फ्री में भी ट्राई कर सकते हो। डेफिनेटली आप और सर्वर्स के लिए यहाँ पर, बट आई जस्ट सजेस्ट विल डू द थिंग्स विच आर इन फ्री, एंड डेफिनेटली सारी चीजें हमें जो है इसकी समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपल बताऊं कि अगर आपको एक और सर्वर क्रिएट करना है, कुछ नहीं, आपको यहाँ पर प्लस आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या करोगे, जब आप एटलास ले लोगे तो वहां पे आप फ्री वाला भी आप ट्राई ऑन कर सकते हो। जो आपकी फ्री वाली URL होगी वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आपका नया जो सर्वर है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब जब हमें डेटाबेस क्रिएट करना है, तो जैसे ही मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर ऐसे बोल सकती हूँ, यहाँ पर ये जो प्लस आइकन है, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर मी टू क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो इस GUI से डायरेक्टली मैं विदाउट कोड सब चीजें यहाँ पे कर सकती हूँ। ठीक है, ज्यादा कुछ मुझे यहाँ पर कोड ही करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो जैसे ही मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास ये आ जाएगा क्रिएट डेटाबेस। तो मैं कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकती हूँ। फाइन, फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटाबेस क्रिएट करना चाहती हूँ स्कूल।
ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस डेटाबेस को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब चाहूँ तो मैं कलेक्शन का भी नेम यहाँ पर दे सकती हूँ। तो कलेक्शन के अंदर लेट सपोज मुझे देना है कोर्सेज, ठीक है, दैट्स इट। कलेक्शन, देखो ये याद रखो, डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर आपका क्या होता है, कलेक्शन होता है। तो जस्ट जैसे मैंने क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया, मेरा जो डेटाबेस है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। कौन सा डेटाबेस है, मेरा स्कूल वाला डेटाबेस है, जिसके अंदर मेरे कलेक्शंस है। अब मैं चाहूँ तो और भी जो है कलेक्शंस क्रिएट कर सकती हूँ बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस प्लस आइकन। अब यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा जो है ना, ये वाला ऐसा इंटरफेस दिखेगा, जो पहली बार देखने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन बिलीव मी बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, आप इस सर्वर पे हो एंड आपका ये डेटाबेस है एंड आपका ये कलेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आप जो है आगे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करोगे। अभी के लिए मेरा जो कलेक्शन है उसमें कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। अगर मुझे सिंपली डेटा ऐड करना है तो मैं इस प्लस आइकन का यूज करूंगी। मुझे सिर्फ GUI से ऐड करना है तो मैं सिर्फ इस ऐड डेटा पे क्लिक करूंगी एंड जस्ट इंसर्ट डॉक्यूमेंट करके मेरे पास यहाँ पर ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें बाय डिफॉल्ट आईडी प्रेजेंट होगी। तो ये याद रखो, हर एक डॉक्यूमेंट की MongoDB क्या करता है, एक प्राइमरी की क्रिएट करता है, जो कि उसकी खुद की आईडी होती है। उससे हमें कोई खेलने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली वो जो है वो MongoDB हैंडल करता है। तो अभी मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ूंगी। यहाँ पर मैं आके कॉमा करके जस्ट सिंपली मुझे लेट सपोज नेम ऐड करना है एंड मेरे पास नेम है लेट सपोज माय नेम एंड आई नीड टू ऐड एज और आई कैन से फोन, ठीक है, फोन नंबर। सो आई कैन जस्ट ऐड दिस थिंग्स, ठीक है। तो बस हो गया। अब ये बस ये याद रखना है कि जो कॉमा है वो लास्ट वाले में नहीं देना है, बाकी आपको सारे जो हैं सारे आपके फील्ड्स उसके अंदर देना है, दैट्स इट। अगर मैं इसको इंसर्ट कर देती हूँ तो मेरा एक डेटा जो है वो यहाँ पर इंक्लूड हो गया। सिमिलर फॉर्मेट में अगर मुझे एक और डेटा ऐड करना है तो मैं इंसर्ट डॉक्यूमेंट कर सकती हूँ। देखो इसको एज इट इज रहने देना है, यू जस्ट हैव टू मेक अ कॉमा एंड ऐड। अब मैं चाहूँ तो कोई और भी फील्ड्स रख सकती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो लेट सपोज ABC एंड अब मुझे जो इसके अंदर एज भी लिखनी है, तो एज आपका क्या है, अब देखो ये जो है ये आपको स्ट्रिंग के अंदर रखना पड़ेगा, ओके। अब जो एज है वो नंबर है, तो उसको हम स्ट्रिंग में नहीं रखेंगे, वी विल जस्ट राइट इट लाइक दिस एंड दैट्स इट। अगर मैंने इसको भी इंसर्ट कर दिया तो ये हो जाएगा। तो दिस इज हाउ MongoDB वर्क्स, ओके। सो आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर हमने ऐड कैसे करा है ना। अब हम चाहें तो यहाँ से हम फाइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे बताना है कि क्या है वो चीज, लाइक सपोज नेम है। अब यहाँ पर मुझे लिखना है हुजैफा माय नेम एंड आई जस्ट सेड की फाइंड। तो यहाँ पर मेरा जो वो डेटा सेट है, बेसिकली जो फील्ड है जो मेरे नाम की है, बेसिकली वो उसने फाइंड आउट करके दे दी ऑन द बेसिस ऑफ नेम और ऑन द बेसिस ऑफ एनी फील्ड, फोन, एज। आप यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। अब मैं चाहूँ, अब मुझे ये नहीं चाहिए, डेफिनेटली मैं इसको कट कर दूंगी, ठीक है। आई जस्ट, अब मैं दूसरा सर्च करना चाहती हूँ। हमारा दूसरा नाम क्या था, ABC, ठीक है। एंड जस्ट आई फाइंड इट। तो यहाँ पर देखो मेरे पास वो भी प्रेजेंट है। तो ये क्या है, आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। सो ये था आपके स्कूल के अंदर। स्कूल के अंदर क्या है, आपका कलेक्शन नेम देख लो, आपका कलेक्शन नेम है, कोर्सेज, कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या साइज वगैरह, ये सब आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। यहाँ पर आपका ये जो है आपके डेटाबेस है, देन आपके पास कलेक्शंस हैं, फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये बेसिकली क्या है, एक सिंपल फॉर्मेट है जो आप GUI से भी कर सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर कट कर देती हूँ, यू विल गेट एवरीथिंग हियर लाइक दिस, ठीक है। तो सारे के सारा डेटा सेट आपको यहाँ पर अब मिल जाएगा। अब अगर मैं देखूं यहाँ पर, आई विल जस्ट रीसेट एंड मेरे पास सारा जो पहले डेटा था वो आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास एक है MongoDB शेल, ठीक है। जैसे मैं MongoDB शेल पे क्लिक करती हूँ, इफ जस्ट यहाँ से क्या है, I'll just cross it from here डायरेक्टली। अभी हमें इस डेटाबेस में कैसे आना होगा, दैट आई विल शो यू। यहाँ पर है आपके पास ये सर्वर, ठीक है। अब इस सर्वर में आके आप डायरेक्टली क्रिएट डेटाबेस भी कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से। अदरवाइज यहाँ से भी हो जाएगा, सेम थिंग, रिफ्रेश कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैंने ओपन MongoDB शेल करा तो मेरे पास मेरा जो MongoDB शेल है, मोंगो जिसको बोलते हैं, वो मेरे पास ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा टेस्ट, ठीक है। अब अगर मुझे किसी भी डेटाबेस के अंदर जाना है, लेट सपोज मुझे स्कूल वाले डेटाबेस में जाना है, तो आई जस्ट राइट यूज एंड उसके बाद मुझे स्कूल में जाना है, जस्ट टैब करके मैं एंटर करके आ जाऊंगी अपने डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मेरे पास क्या है, स्कूल है। अगर मैं देखो यहाँ पर कि मुझे दिखा दो सारे कलेक्शन जो भी है मेरे इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, तो वो कितने हैं, वो है सारे कोर्सेज, क्लियर है। सो दैट इज द थिंग। ऐसे आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर टर्मिनल का यूज कर सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसी को हम VS कोड में कैसे यूज कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको पहले बता देती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट आवर CRUD ऑपरेशंस। तो देखो आप आ जाते हो अपने
VS कोड के अंदर, ठीक है। तो जैसे नॉर्मली हम लोग एक मतलब फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसके अंदर जाके ओपन विद कोड कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली VS कोड ओपन करके आप फोल्डर पे यहाँ पे फाइल में क्लिक करके ओपन फोल्डर करके जो भी आपने न्यू मोंगोडीबी क्रैश कोर्स करके जो भी नाम से आपने फोल्डर बनाया होगा उसको ओपन कर लो। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहाँ पे करनी है, एक्सटेंशंस में आके यहाँ पर आपको टाइप करना है मोंगोडीबी, ठीक है। तो जैसे ही आप मोंगोडीबी आप सर्च करोगे, जो पहला आपको दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है एंड उसको डाउनलोड कर देना है। इन माय केस मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो मुझे यहाँ पर इंस्टॉल करने नहीं बोल रहा है बिकॉज इट इज ऑलरेडी डाउनलोडेड। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपको काफी सारी चीजें दिखेंगी, प्लेग्राउंड एंड ऑल, तो आपको उसको अभी के लिए इग्नोर करना है। और यहाँ पर जो है आपका ये वाला जो ये लीफ वाला सिंबल है ये आपको दिख जाएगा। तो ऐसा कोई आपको कनेक्शन दिखेगा कि आपके पास ये कनेक्शंस हैं, प्लेग्राउंड्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो बेसिकली VS कोड के अंदर आपको मोंगोडीबी रन करना है, तो आपको इसको जो है ना इंस्टॉल करना पड़ेगा, इस एक्सटेंशन को। सिमिलरली यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ, आपके पास जो कनेक्शंस होंगे यहाँ पर, जैसे कि अभी मैंने इसको क्लिक किया सिंपली, तो वो कनेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मैं कहीं पर भी अब मेरे जो सिस्टम है उस पे 27017 जो पोर्ट है वो रिजर्व हो चुका है मेरे मोंगोडीबी के लिए, ठीक है। तो अब मैं कहीं से भी जाके अपने जो डेटाबेस है उसको एक्सेस कर सकती हूँ। देखो मैंने यहाँ पर नहीं, मैंने GUI में क्या किया था, मैंने यहाँ पे GUI में आके स्कूल डेटाबेस को क्रिएट किया था और उसके अंदर कोर्सेज कलेक्शंस को डाला था। बट यहाँ पर भी मुझे वो दिख रहा है, क्या इसके अंदर वो कलेक्शंस है? यस, उसके अंदर वही कलेक्शंस है। इसी के अंदर मेरे 2 डॉक्यूमेंट्स भी प्रेजेंट है, जो कि यहाँ पर ये 2 IDs के फॉर्मेट में प्रेजेंट है। एंड अगर मैं देखूं ये वो ही है जिनको मैं क्लिक करके यहाँ पर देख पा रही हूँ, है ना। तो मैं कहीं पर भी, मैं चाहे VS कोड में अपडेट करूं, मैं चाहे जाके अपने GUI जो मोंगोडीबी कंपास है वहां से करूं या मोंगो शेल से करूं, कहीं पर भी मैं करूं, अगर मैं उसी सर्वर पर अपडेट कर रही हूं तो वो मुझे कहीं पर भी दिख जाएगा एंड दैट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू माय मोंगोडी सर्वर। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक आ जाओ, जो आपका बेसिक चीज है जहां पर आप लोग यहाँ पर देखते हो, ठीक है। तो जो आपका फोल्डर है उसके अंदर आप आ चुके हो। चलो नाउ आई जस्ट मेक अ फाइल। अब ये बहुत अच्छे से याद रखना, क्या याद रखना कि आप जो भी फाइल बनाओ, लेट सपोज मैं नाम रखना चाहती हूँ मेन, ठीक है। उसको आपको कैसे लिखना है, उसके एक्सटेंशन याद रखो, .mongodb.js, ठीक है। जब तक आप .mongodb नहीं लिखोगे तब तक व्हाट विल हैपन, ये वाला जो बड़ा वाला रन का बटन है ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट आपकी फाइल है एंड इसके अंदर ये मोंगोडीबी की फाइल है। तो रिमेंबर .mongodb.js करके आपको इस फाइल को ओपन करना है। क्लियर है? तो ये आपको ऐसे करना है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कनेक्टेड टू लोकल होस्ट, अगर कनेक्टेड नहीं आ रहा है तो यहाँ पर आपको आएगा, टैप करके आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए दैट वाज द थिंग। अब आपको क्या करना है, मैं क्या करूंगी, जस्ट जो GUI में मैंने यहाँ पर ये बनाया था, तो ये स्कूल है मेरे पास, कोर्सेज के अंदर जो भी डेटा है आई जस्ट डिलीट दैट डेटा। हम लोग अब इसको अपने VS कोड से ऐड करेंगे, ठीक है। तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे। तो चलिए आप अपने डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं एंड सबसे पहला ऑपरेशन है आपका क्रिएट ऑपरेशन, जिसको हम बोलते हैं इंसर्ट करना, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी कलेक्शन को जो है बेसिकली कलेक्शन के अंदर हमने देखो डेटाबेस क्रिएट किया, हमने कलेक्शन क्रिएट किया, अब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना है तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो देख लो हमारे पास ये सिंटैक्स है, बहुत ज्यादा सिंपल सा सिंटैक्स है। आपको लिखना है DB। अब आपका कोई भी डेटाबेस हो, आपका स्टूडेंट हो, आपका कोर्सेज डेटाबेस हो, अब जाके जब आप उसको यूज कर लेते हो, मतलब जैसे ही मैंने लिख दिया यूज एंड उसके बाद मैंने अपने डेटाबेस का नाम लिख दिया, लेट्स सपोज स्कूल, ठीक है। तो अब मैं जहां पर भी DB लिखूंगी इसका मतलब कि वो उसी डेटाबेस को यूज करेगा जो मैंने यूज के अंदर लिख दिया है, फाइन। तो DB.collection name, अब आपको कलेक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, लेट सपोज इन आवर केस कोर्सेज, और फिर इंसर्ट 1, अगर आपको एक ही वैल्यू को इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट 1 लिखोगे और फिर उस डॉक्यूमेंट को लिखोगे। तो उसका एग्जाम्पल देखो यहाँ पर है, इसको डायरेक्टली प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग VS कोड में आ गए हो, अब मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूज, ठीक है। यूज क्या करना है, मुझे यहाँ पर यूज करना है बेसिकली स्कूल को, स्कूल जो मेरा है डेटाबेस उसको मुझे यहाँ पर यूज करना है, दैट्स इट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस कलेक्शन, मेरी कलेक्शन क्या है, DB.courses मेरी कलेक्शन है, यस DB.courses मेरी कलेक्शन है, .insert1, देखो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। डायरेक्टली आपको यहाँ पर देना है पहले पैरेंथेसिस, याद रखो ये आपका जावास्क्रिप्ट है तो इसके अंदर आप जेसन फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, आप पहले कर्ली ब्रेसेस लगा दोगे। अब आपने जैसे ही अपने GUI के अंदर डेटा ऐड किया था, कैसे ऐड किया था हमने डेटा, हमने ऐड किया था नेम जो भी था एंड ID ऊपर थे उसकी। यहाँ पर हमें वो नहीं करना है, ID हमारा जो मोंगोडीबी है वो खुद उसको मैनेज कर लेगा। यहाँ पर जस्ट हमें देखना है कि हम इंसर्ट कैसे करेंगे। तो देखो सेम सिमिलर फॉर्मेट में अभी मैं यहाँ पर GUI में जाके देखो, मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है, ठीक है। स्कूल के कोर्सेज के अंदर कोई भी डेटा नहीं है। नाउ आई जस्ट क्रिएट हियर नेम, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पर डालना चाहती हूँ XYZ, ठीक है।
सिमिलर फॉर्मेट में यहाँ पर एज आ जाएगी लेट सपोज 15, ठीक है। उसके बाद मैं एक और फील्ड ऐड कर देती हूँ, लेट सपोज हॉबीज, और यहाँ पर आ जाएगा लेट सपोज यहाँ पे क्या है मेरा सिंगिंग। फाइन, चलो दैट्स इट। अब मैंने क्या करना है, इसको यहाँ पर ये जो रन बटन है इस बड़ा वाला जो कि मोंगोडीबी का है, उसको मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना है। इट विल आस्क मी फॉर कंफर्मेशन, मैं येस पे क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैं येस पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास प्लेग्राउंड रिजल्ट आ गया है, एंड जो डेटा मैंने इंसर्ट किया है उसके लिए जो आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। तो मैंने क्या बोला, आपका हमेशा आईडी इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली मोंगोडीबी हैंडल करता है, एंड ये एज अ प्राइमरी की आपके जो डेटा है उसके लिए काम करती है। तो चलिए जीयूआई में जाके देखते हैं भाई, हमने तो वीएस कोड से करा है, क्या यहाँ पर आके अपडेट हुआ है? सी, यहाँ पर आके भी अपडेट हुआ है, एंड दैट इज द ओनली ऑब्जेक्ट आईडी जो हमारी क्रिएट हुई है, एंड ये वही डेटा है जो कि मैंने ऐड किया था। तो क्या आपको ये समझ में आ गया? द सेम थिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पर भी आप सेम लिखोगे डीबी डॉट आपके क्या है कोर्सेज है, ठीक है, डॉट इंसर्ट वन कर लेते हैं, एंड उसके बाद यही सेम चीज जो सिंटैक्स, ओके, आपको एंटर प्रेस नहीं करना है। यहाँ पर अब देखो मैंने डायरेक्ट खाली एंटर कर दिया, वो भी अब जाके मेरे कोर्सेज के अंदर हो गया होगा जो कि मैंने बाय मिस्टेक किया है। तो देखो यहाँ पर, लेकिन उसमें कोई डेटा नहीं है, तो आई कैन जस्ट डिलीट इट फ्रॉम हियर एज वेल, एंड यहाँ से भी याद रखना है डायरेक्ट एंटर आपको क्लिक नहीं करना है। वाई, यहाँ पर आपको क्या होगा, सी, ये जो ऊपर मैंने किया था, यहाँ पर आके आपको अगर नेक्स्ट लाइन पे आना है, यू हैव टू जस्ट प्रेस शिफ्ट एंड एंटर, ठीक है, शिफ्ट और एंटर साथ में आपको प्रेस करना है। अब यहाँ पर लेट सपोज अब मैं जो नेम डालना चाह रही हूँ वो है यहाँ पर ABC, एंड फिर मेरे पास एज है, एज है मेरे पास 25, फिर उसके बाद मेरे पास है सब्जेक्ट्स, लेट सपोज सब्जेक्ट्स के अंदर मेरे पास आ गया है मैथ। ओके फाइन, तो ये हो गया। अब मैं जस्ट इसको क्या कर सकती हूँ, अब एंटर कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, तो जो यहाँ पर आया था, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी क्या आया था, एक्नॉलेज्ड ट्रू का मतलब है कि मोंगोडीबी ने ये परफॉर्म कर दिया है। और उसके बाद इंसर्टेड आईडी के बाद जो आपकी न्यू आईडी है वो क्रिएट हो चुकी है। सिमिलर फॉर्मेट में वही चीज आपको यहाँ पर भी दिख रही है। यहाँ पर कोर्सेज में आके अगर अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ तो मेरे पास ये भी डेटा ऐड हो गया। तो इसका बोलने का मेरा यही मतलब है कि चाहे आप मोंगो शेल से करो, चाहे आप जीयूआई से करो, वीएस कोड से करो, सारे चेंजेस आपके मोंगो डीबी का जो सर्वर है वहां पर ही हो रहे हैं। तो सारे चेंजेस एक ही डेटाबेस में हो रहे हैं। इट इज नॉट कंपलसरी कि आप वीएस कोड ही यूज करो, जीयूआई जो मोंगो डीबी कंपास है वो यूज करो, या शेल यूज करो, यू कैन यूज एनीथिंग, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू गो, एंड आई होप कि इंसर्ट का जो ऑपरेशन है वो आपको समझ में आ गया, जो बेसिकली इंसर्ट वन के लिए था। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, अगर हम देखें सो बेसिकली अब इंसर्ट मैनी अगर हमें करना है, मतलब मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को एक ही साथ अपलोड करना है, तो कैसे करेंगे? तो देखो आपको पता है अभी सिंटैक्स तो सिंपल है, जैसे इंसर्ट वन था वैसे इंसर्ट मैनी होगा। बस यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले हम कैसे करते थे, हम ऐसे करते थे पैरेंथेसिस और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है वो लिखते थे, है ना। तो अभी भी सिमिलर करना है, लेकिन हमें एरे के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स को डाल देना है, एंड एट द एंड जो है हमारा एरे क्लोज हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके बीच में हमारे कितने भी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। नाउ सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया है db.students, तो ये वाला जो पैटर्न है एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर पीडीएफ मैं सेम करती हूँ। तो आ जाते हैं अपने कंपास के अंदर, एंड इसमें मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया है जो भी हमारा था पहले से। नाउ आई जस्ट क्रिएट वन मोर डेटाबेस, लेट सपोज वो डेटाबेस का जो हमारा नाम है वो है कॉलेज डीबी, यस, एंड कलेक्शन का जो नाम है वो है स्टूडेंट्स, एंड आई जस्ट क्रिएट द डेटाबेस, ओके। अब यहाँ पर आके व्हाट वी हैव टू डू, सी, ये जो पर्टिकुलर हैंडबुक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कभी भी आगे जाके इफ यू नीड टू जस्ट रिवाइज और जस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ द कोड्स एंड ऑल, आप डायरेक्टली इसको कर जो है ना रेफर कर सकते हो, एंड या डायरेक्टली कोड कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर देखो मैं ये डायरेक्टली अगर मैं ये देखूँ, सो ये जस्ट यहाँ से मैं कॉपी करके, एंड अब देखो आप वीएस कोड में भी कर सकते हो, आप जाके अपने मोंगो शेल से भी कर सकते हो, आप जाके जीयूआई से भी कर सकते हो। मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। अभी के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो db.students हमारा एक कलेक्शन नेम आ गया, फिर मुझे इंसर्ट मैनी करना है, देन इंसर्ट मैनी का पैरेंथेसिस आ गया एज इट वर्क्स एज अ फंक्शन, एंड फिर आपके पास आपका एरे आ गया, एंड नाउ आप एक एक करके जितने डॉक्यूमेंट्स यू वांट आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, मैंने उसके अंदर नेम, एज, ईमेल, कोर्सेज को ऐड कर दिया है। व्हाट हैपेंड, यहाँ पर यूज स्टूडेंट्स हो गया है, यहाँ पर आपको कॉलेज डीबी करना है जो मेरा अभी करंटली है। नाउ आई विल जस्ट इंसर्ट इट, ओके, यस।
तो अब ये इंसर्ट हो गया है, ये देखो स्टूडेंट्स का अलग ही क्रिएट हो गया एंड उसमें जाके मेरा जो डेटा जो मुझे नहीं चाहिए था वो हो गया है। तो आई विल जस्ट डिलीट इट फ्रॉम हियर एंड डिलीट करने के लिए यू जस्ट हैव टू कंफर्म द एक्शन बाय राइटिंग द सेम नेम। अब हमारे कॉलेज डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट्स कलेक्शन आ गया है, जिसको अभी मैं रिफ्रेश करूंगी तो मेरा सारा जो डेटा मैंने अभी जस्ट ऐड किया था वो हो गया है। ठीक है, अब द सेम थिंग, यही जो सेम थिंग यहाँ पर हमने करी है वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। कहाँ पे? मोंगो शेल का यूज करके। तो लोकल होस्ट पे आप आ जाओगे एंड ओपन मोंगोडीबी शेल पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको टेस्ट दिखेगा। टेस्ट के अंदर अब आपको आना पड़ेगा अपनी डेटाबेस के अंदर। तो आप अपने डेटाबेस के अंदर कैसे आओगे? जस्ट यूज लिख के, ठीक है, यूज कॉलेज डीबी एंटर करोगे तो आप स्विच हो जाओगे। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप डायरेक्टली कॉलेज डीबी लिख दोगे तो चल जाएगा, लेकिन वीएस कोड के अंदर आप अगर पैरेंथेसिस यहाँ के हटा देते हो तो आपको एरर दिखने लग जाएगा। सी, मैं जैसे ही पैरेंथेसिस हटा दूंगी यहाँ पर मुझे एरर दिख रहा है अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड और आइडेंटिफायर। तो ये आपको जो है अच्छे से याद रखना है वीएस कोड में और शेल में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर आके मैं शो कलेक्शंस कर सकती हूँ, तो मुझे जो है मेरा जो कलेक्शन है जो कि यहाँ पर है स्टूडेंट्स, वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। सिमिलर पैटर्न में अभी जैसे मैंने इंसर्ट मैनी यहाँ पर किया था, सिमिलरली मैं यहाँ पर भी वो कॉपी पेस्ट कर देती हूँ एंड यहाँ पर मैं कुछ और जो है ऐड कर देती हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे लेट से मैं अपना नाम ऐड करना चाह रही हूँ एंड यहाँ पे भी मैं अपना ईमेल ऐड कर देती हूँ, एज को डिफरेंट कर देती हूँ DBMS AI, और यहाँ पर और एक ऐड कर देते हैं ML। ठीक है, उसके बाद लेट्स से यहाँ पर जो नाम है वो है ABC, ओके 22 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका ABC एंड नेटवर्क सिक्योरिटी के साथ चलो सिक्योरिटी के जगह हम AI डाल देते हैं। ओके, देन यहाँ पर लेट सपोज इसका नाम प्रिंस ही रहने देते हैं एंड यहाँ पर 21 कर देते हैं। यहाँ पर प्रिंस का ईमेल हो जाएगा एंड इतने सारे इसके सब्जेक्ट्स हैं तो चलो कुछ डिलीट कर देते हैं। या सो दिस विल वर्क। आई जस्ट एंटर एंड यहाँ पर 3 जो है मेरे और ऐड हो गए। नाउ आई जस्ट गो इनटू स्टूडेंट्स एंड आई जस्ट रिफ्रेश, तो 3 का मेरे पास 6 हो जाएंगे, तो मेरे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो अब देखो मैंने यहाँ पर इस शेल से किया तो भी मेरे पास सेम एक्शन परफॉर्म हुआ, मेरे उसी कलेक्शन के अंदर जाके चेंजेस हुए। एग्जैक्टली VS कोड से भी आई वाज डूइंग तो हुआ, क्योंकि सब कहाँ कनेक्टेड है, सब लोकल होस्ट 27017 पोर्ट पर ही कनेक्टेड है और उस पोर्ट पर कॉलेज डीबी नाम का एक ही डेटाबेस है, तो उसी के अंदर जाके हमारे चेंजेस होंगे। तो ये अच्छे से याद रखो कि जो आपका सर्वर है मोंगोडी का सर्वर, वो आपके पूरे पीसी के ऊपर है। अब आप कहीं से भी शेल से करो, VS कोड से करो, GUI आपका जो कंपास है मोंगोडीबी कंपास वहां से करो, आप कहीं से भी करो, सारे चेंजेस आपके उसी सर्वर पर दिख रहे होंगे। या आई होप ये समझ में आ गया है आपको। तो हमने इंसर्ट ऑपरेशन बहुत अच्छे से देख लिया, हमने इंसर्ट 1 को देखा, इंसर्ट मैनी को देखा। आउटपुट जो आपको आता है ये एक्नॉलेज का मतलब मैंने आपको बताया, ट्रू का मतलब क्या हो जाता है कि आपका जो मोंगोडीबी ने है उसने ये एक्शन अच्छे से कंफर्म परफॉर्म कर दिया है। जो आईडीज इंसर्ट हुई है ये ऑब्जेक्ट आईडीज आपकी बनी है। आप चाहो तो खुद से भी आईडीज बना सकते हो 1 2 3, बट दिस आर जनरली मेड बाय मोंगोडीबी। अब इंसर्ट भी डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो, जो कि पुराना यूज होता था। आप चाहो तो 1 ऐड कर दो डॉक्यूमेंट, 2 से ज्यादा ऐड कर दो, उसके लिए सिर्फ एक ही यूज होता था, विच इज करेंटली बीइंग यूज्ड आल्सो बट इट इज नाउ डेप्रिकेटेड। तो इट इज सजेस्टेड कि आप इंसर्ट 1 या फिर इंसर्ट मैनी का यूज करो। ओके, देन यू हैव रीड ऑपरेशन। नाउ देखो रीड ऑपरेशन बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी आपने क्रड के अंदर जो क्रिएट है वो करना देख लिया है, कैसे करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया। अगर आपको कंपास से करना है तो आप यहाँ से ऐड करोगे, इंसर्ट डॉक्यूमेंट में आके आप यहाँ पर जो है चेंजेस कर रहे होगे। ठीक है, फिर आप जाके अगर मोंगो शेल से करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, VS कोड में करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। तीनों वेज मैंने आपको समझा दिए। नाउ लेट अस मूव ऑन टू रीड। अब देखो हमें कभी प्रिंट भी करवाना होता है, डिस्प्ले भी करवाना होता है, तो इन दैट केस हम रीड ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो उसके लिए अगर हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाना है, फाइंड मतलब कि आप ऐसे ही समझ सकते हो कि प्रिंट करवा रहे हैं हम। ठीक है, तो हम कुछ नहीं, db.collection_name.find। अब ये किसकी तरह है ना, जैसे अब हम SQL के अंदर सिलेक्ट करते थे, है ना, सिलेक्ट ऑल करते थे, फ्रॉम वेयर जो भी है, तो वो SQL में होता था। तो उससे क्या होता था, हम सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिंट या जो भी डेटा है वो प्रिंट करवा देते थे। तो वैसे ही रीड के अंदर क्या होता है, रीड के अंदर हम db.collection_name.find कर देते हैं ना, तो जितना भी डेटा मेरे पास प्रेजेंट है वो मेरे पास प्रिंट होके आ जाता है। आई नाउ जस्ट कॉमेंट आउट दिस एंड यहाँ पर आके देखते हैं क्या करना है, हमें DB लिखना है, डॉट हमारे कलेक्शन का नाम है स्टूडेंट्स, डॉट फाइंड कर देना है एंड जस्ट एज इट इज अ फंक्शन, आप सेमीकोलन भी दे सकते हो अदरवाइज लीव इट एंड यहाँ पर आप रन कर सकते हो। जैसे आप रन करोगे आपको प्रिंट होके आ जाएंगे आपका जितना भी डेटा आपके प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर। सो आई होप यू गॉट दिस थिंग। ठीक है, अब ये सिर्फ डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है क्या? नहीं। अब आप चाहो तो उसके अंदर कंडीशंस भी डाल सकते हो, आप अपने हिसाब से जो भी आपको डेटा प्रिंट करवाना है, फाइंड करना है, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे फॉर
एग्जाम्पल आपको वो सारे स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जिनकी एज जो है वो 20 है। तो ये याद रखो कि आप जावास्क्रिप्ट रिलेटेड चीजें यहाँ पे कर रहे हो, जेएस फाइल है आपकी, तो आपका जो सिंटैक्स होगा वो भी जावास्क्रिप्ट जैसा होगा, है ना। तो आपको अब यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करना है, तो आप डायरेक्टली एज नहीं लिखोगे, पहले आप कर्ली ब्रेसेस को लिखोगे, उसके बाद आप उस फील्ड का नाम डालोगे एंड देन कोलन दोगे। कहीं पर भी इक्वल आपका यूज नहीं होता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एज डाल के लेट सपोज 20 मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो अब क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे कलेक्शन के अंदर एज 20 के होंगे वो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएंगे। तो लेट सपोज मैं इसको अभी रन करना चाहती हूँ एंड नाउ आई विल गेट द डेटा, जैसे कि यहाँ पर है डियाना प्रिंस, फिर इट्स माय नेम हुजैफा, डन, है ना। तो यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ, जो भी एज 20 वाले स्टूडेंट्स थे वो मेरे पास प्रिंट होके आ गए। तो ये तो सबसे बेसिक हो गया। चलो अब हम किसी भी स्ट्रिंग के लिए भी कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे नेम सर्च करना है एंड लेट्स से आई नीड टू सर्च माय डेटा, तो मैं डायरेक्टली नेम से भी सर्च कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं जस्ट यस करूंगी एंड मेरे पास मेरा डेटा सिर्फ प्रिंट होके आ गया, नन ऑफ द अदर्स। ओके, सो आपको ऐसे करना होता है, बहुत ज्यादा सिंपल है। आप किसी भी फील्ड रिलेटेड जो है यहाँ पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, ठीक है। अब हम ऐसे भी देख सकते हैं भाई कौन से कोर्सेज के अंदर डीबीएमएस है, मतलब कितने स्टूडेंट ने डीबीएमएस कोर्स ले रखा है। अगर आई जस्ट सर्च दिस थिंग एंड जस्ट रन द कोड, तो मेरे पास आ जाएगा कितने लोगों ने डीबीएमएस ले रखा है। देखो डीबीएमएस, यहाँ पर भी डीबीएमएस, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने डीबीएमएस ले रखा है इन द कोर्सेज वो भी मेरे पास यहाँ पर फाइंड आउट हो गया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है फंक्शन बन जाता है। अब इसी के अंदर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स की। तो इसको मैं आपको पहले समझा देती हूँ। देखो कंपैरिजन ऑपरेटर्स यानी कि वही जो हम ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, और फिर इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब करते हैं ना, ये सब आपके कहाँ आ जाते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर आ जाते हैं। अगर हमें ग्रेटर देन लिखना है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर, व्हाट वी राइट इन जावास्क्रिप्ट, वी राइट दिस, ठीक है। आप डॉलर लिखते हो, डॉलर का मतलब होता है ऑपरेटर, जितने भी डॉलर से स्टार्ट होते हैं वो ऑपरेटर होते हैं हमारे मोंगोडीबी के अंदर। तो अगर आप देखो यहाँ पे मैं GT लिख रही हूँ, इसका मतलब है ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और उसके बाद मैंने क्या बोला, कभी इक्वल टू यूज नहीं होता है, तो आप कोलन लिखोगे एंड 20, इसका मतलब कि ग्रेटर देन 20, 20 नहीं, 20 से बड़े, 21 आ सकता है, 22 आ सकता है एंड सो ऑन। तो ये वाला जो डेटा है जिनकी एज मतलब 20 से ज्यादा है वो सब आपके पास प्रिंट होके आ जाएंगे। तो चलो इसको देख लेते हैं करके। इफ आई जस्ट राइट हियर, देखो ये जो है ना फाइंड, मैं यहाँ से डिलीट कर रही हूँ। ओके, मैंने यहाँ से फाइंड को यहाँ से जो भी इसके अंदर था वो डिलीट किया। नाउ व्हाट आई हैव टू राइट, आई जस्ट हैव टू सी एज, है नहीं नहीं, हमें पहले कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस के बाद एज हम लिखेंगे, उसके बाद एक और कंडीशन हम लगा रहे हैं तो वो एक और कंडीशन भी आपके कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगी, रिमेंबर। फिर आप डॉलर लिखोगे, GT लिखोगे एंड देन उसके बाद कोलन देके 20। तो इसका मतलब है सारे वो स्टूडेंट्स मुझे प्रिंट करके दे दो, फाइंड करो जिनकी एज ग्रेटर देन 20 है। तो आई जस्ट रन दिस, तो मेरे पास जितने ग्रेटर देन 20 वाले होंगे वो सब आ जाएंगे। तो देखो ये 21 आ गया, यहाँ पे 22, यहाँ पे 22, है ना, यहाँ पे 21। तो जो 20 है वो नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि वो ग्रेटर देन 20 है। ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो मेरे पास 20 भी आ जाता। तो ग्रेटर देन इक्वल के लिए कुछ नहीं, आपको GTE लिखना होता है, ग्रेटर देन इक्वल। ओके, तो अब मेरे पास 20 वाले भी आ जाएंगे। सी इफ आई जस्ट रन दिस, तो मेरे पास 20 वाले भी स्टूडेंट्स आ जाएंगे। देखो 20 वाले स्टूडेंट्स आ गए, 20 वाले स्टूडेंट्स आ गए, है ना। सो दिस इज हाउ योर कंपैरिजन ऑपरेटर्स फॉर ग्रेटर देन वर्क्स। अब सिमिलर पैटर्न में लेस देन होता है, लेस देन के लिए आप कैसे कर सकते हो, LT, सिंपल LT। लेस देन इक्वल टू के लिए LTE, क्या ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अब नॉट इक्वल टू अगर हमें देखना है तो हम डायरेक्टली $NE लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, $NE। तो मैं अगर इधर $NE लिख रही हूँ, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 20, सिर्फ 20 वाले यहाँ पर स्किप हो जाएंगे एंड बाकी सारे मेरे पास प्रिंट हो जाएंगे। सी इफ आई जस्ट रन दिस, तो मेरे पास 20 वाले नहीं आएंगे, बाकी सारे आ जाएंगे। इफ आई जस्ट राइट हियर 21 वाले जो है स्किप कर दो, तो नॉट इक्वल टू 21 वाले स्किप हो जाएंगे एंड बाकी मुझे जो है सब मिल जाएंगे। तो देखो कहीं पर भी 21 वाले मुझे यहाँ नहीं मिलेंगे। सो ऐसे होता है। अब अगर हमें एरे के अंदर ढूंढना है, एरे के अंदर तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, एज मतलब ये $इन क्या करेगा, हमारा $इन हमारा एरे के अंदर ढूंढ रहा होगा, किसके अंदर, एरे के अंदर जाके। तो हम एरे के अंदर यहाँ पर लिख सकते हैं 20, 21, 22 जो है वो, क्लियर। तो ये आप ऐसे लगा सकते हो। और नॉट इन एरे तो हम सिंपली NIN से क्या कर सकते हैं, ये डिनोट कर सकते हैं, नॉट
नॉट इन, है ना। तो ये कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जिसमें आपको यही जो है ना, मतलब ये जो है 4-5 बस इतने इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं भाई। अब हर जगह अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लॉजिकली भी तो कुछ ऑपरेटर्स अप्लाई हो सकते हैं। एंड होता है आपके पास, और होता है आपके पास, नॉट होता है ना। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड का मतलब क्या होता है, अगर ए एंड बी मैं कर रही हूँ, मतलब कि ये दोनों भी ट्रू होने चाहिए, तब वो एंड आपका ट्रू दिखाएगा। और के अंदर मैं अगर ए और बी कर रही हूँ, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू कंपैरिजन के अंदर आपको ट्रू दे देगा, दोनों भी होंगे तो भी ट्रू दे देगा, ठीक है। लेकिन दोनों फॉल्स होंगे तो आपका फॉल्स रहेगा। और नॉट का तो आपको पता ही है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। क्लियर है गाइस। तो अगर अब मैं एंड करना चाहती हूँ तो आप मोंगोडीबी के अंदर कहीं पर भी एंड नहीं लिखते हो, आप स्पेसिफाई नहीं करते हो कहीं पर भी एंड या फिर डॉलर एंड, ऐसे करके कुछ भी नहीं होता है, रिमेंबर। तो एंड कैसे दिखाना है आपको, देखो आप एंड ऐसे दिखाते हो db.student.find, और फिर जो आपका बेसिक आप डॉक्यूमेंट लिखते हो वैसे ही, बट आप यहाँ पर ऐसे लिख रहे हो कि आपकी जो एज है वो 20 होनी चाहिए, और ये कॉमा से सेपरेट कर रहे हो दूसरी वाली प्रॉपर्टी। यानी ये जो ए और बी, ये दो कंडीशंस है ना जो कि आप चेक करोगे, उनके बीच में आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉमा दोगे, एंड दैट कॉमा इज नथिंग बट एंड। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एज 20 होनी चाहिए और जो सिटी है वो आपकी मुंबई होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। इफ आई जस्ट कॉपी दिस एंड रन दिस, तो देखो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा। देखो ये याद रखना, कमेंट यहाँ पर इनको कर देना, नहीं तो फिर ये वापस से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आई जस्ट अपडेट इट विथ ईमेल, एंड ईमेल के साथ लेट सपोज मुझे अपना ही चाहिए, तो यहाँ पर आई विल राइट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई जस्ट मेक इट इनटू द स्ट्रिंग, एंड ये दोनों अगर कंडीशन मेरी ट्रू होंगी तो मेरे पास वो जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो इन दिस केस मेरे पास यही प्रिंट होके आ गया है ना। तो आप क्या कर सकते हो, बस आपको इतना समझना था कि ये जो कॉमा है ना, वो जो कॉमा है दैट इज ओनली रिप्रेजेंटिंग योर एंड। सिमिलर पैटर्न में और कैसे रिप्रेजेंट होता है, और मतलब एज 20 हो या फिर एज 21 हो। ओके, तो इसको आप कैसे दिखाओगे, db.students.find, और फिर आप डॉलर और लिखोगे इस केस के अंदर, और उसके बाद वो जो आप कंडीशन देखने वाले हो, दोनों भी ए और बी वाली कंडीशन, वो आपको एरे के अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे देख रहे हो, समझ में आ रही है बात। तो इफ आई जस्ट कॉपी दिस एंड इसको रन करके देखते हैं इन आर वीएस कोड, तो आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पे आपको 20 और 21 दोनों में से कोई भी एज वाले स्टूडेंट्स होंगे तो चलेगा, तो 20 और 21 वाले आपके पास प्रिंट होके आ जाएंगे। तो देख लो 21 है, यहाँ पे 20 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 20 है, 21, तो ओनली और विल कैन डू लाइक दिस। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये वाला और ऑपरेटर यूज करना है, एंड देन उसके बाद जो भी और वाली कंडीशन है वो आपको एरे के अंदर यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देनी है। आई होप यू गॉट इट। अब आप एंड और को एक साथ भी यूज कर सकते हो, मतलब कि देखो आपको ये देखना है कि एज तो ग्रेटर देन 20 हो, और जो सिटी है वो मुंबई या फिर दिल्ली, इनमें से कोई भी चलेगी, राइट। तो ऐसे भी आप यहाँ पर करके देख सकते हो। अभी सिटी का एक आप क्या करो, अपने कलेक्शन के अंदर जाके इंसर्ट करो, हर डॉक्यूमेंट के अंदर अपडेट करो, ठीक है। अब अपडेट हम आगे सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक एक के अंदर आप फील्ड एड अपडेट भी कर सकते हो। तो वो अपडेट करने के बाद जब हम पूरा क्रड सीख लेंगे, आप एंड और वाला पूरी जो एक बार सब फंक्शनैलिटी है वो आप परफॉर्म करके देख सकते हो। अब नॉट वाला कैसे करोगे, एज इज नॉट ग्रेटर देन 20, तो उसको आप कैसे करोगे, आप सिंपली डॉलर नॉट लिखोगे एंड फिर ग्रेटर देन 20। वैसे तो ग्रेटर देन 20 कैसे करना है आपको पता है, उससे पहले नॉट लगा दो, तो जो ग्रेटर देन 20 नहीं होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। वैसे नॉर होता है, तो वैसे नॉर इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन ठीक है, डॉलर नॉर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसकी एज और सिटी ये नहीं है, वो सारे आपको जो है मिल जाएंगे। तो ये थे आपके सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें एंड और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हाँ दोनों को साथ में कैसे यूज करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अब प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन यानी कि देखो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास मैंने क्या सर्च कर रही हूँ, लेट सपोज मैं सिर्फ सर्च करना चाहती हूँ, लेट सपोज यहाँ पर आई विल डू db.students.find, एंड मैं सिर्फ सर्च करना चाह रही हूँ नेम, दैट इज ज़ेफा, ठीक है। मैं सिर्फ ये सर्च करना चाह रही हूँ, क्लियर है बात। एंड हाँ, यहाँ पर आपका कर्ली ब्रेस आ जाएगा, यस। और इसको कर देते हैं कमेंट, ये ओके, चलो रिमूव ही हो गया। यहाँ पर अगर मैं इसको रन करती हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, मेरा जो डेटा था उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो मैंने सर्च किया वो आ गया। लेकिन अगर मुझे चाहिए ही नहीं इतना सारा डेटा, मुझे सिर्फ चाहिए नेम और एज,
तो मेरे पास इतना एक्स्ट्रा डेटा क्यों आ रहा है ना? तो अब मैं इसको अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज करूं कि मुझे जो चाहिए वो ही मेरे पास प्रिंट हो, तो उसको बोला जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यानी कि सिलेक्ट स्पेसिफिक फील्ड्स ओनली। अगर आपको नेम और एज यही दो फील्ड दिखानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो जो ये कंडीशन वाला करली ब्रेस है इसको एम्प्टी रखना पड़ेगा। क्या करोगे, ये आपका फाइंड फंक्शन है, इसमें जो आपका करली ब्रेस है वो आपको एम्प्टी रखना पड़ेगा कि हम कोई कंडीशन यहाँ अप्लाई नहीं कर रहे। फिर आप कॉमा देके क्या बोलोगे कि मुझे जो नेम है उसको इंक्लूड करना है, तो नेम को आप 1 करोगे, 1 यानी कि इंक्लूड कर दो, 0 यानी कि रिमूव कर दो, एक्सक्लूड कर दो, और मुझे एज को भी रखना है तो मैं एज को भी यहाँ पे 1 कर दूंगी, एंड दैट्स इट। फिर मैं कर दूंगी अपने फाइंड का पैरेंथेसिस क्लोज। ऐसे अगर हम करेंगे तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिक फील्ड्स हैं वो प्रिंट होके आ जाएंगी, है ना। तो मैं यहाँ पर कंडीशन वाला ब्लॉक तो एम्प्टी रखूंगी, फिर कॉमा, उसके बाद मैं क्या करूंगी, मुझे जो चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर चाहिए नेम, तो मैं उसको 1 कर दूंगी, और उसके बाद मुझे चाहिए एज तो मैं उसको 1 कर दूंगी, बाकियों को बाय डिफॉल्ट 0 समझ लिया जाता है। और आईडी बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगी, देखना जब हम इसको प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पर जो है मेरे पास हर एक डेटा का क्या आ गया, नेम एज आ गया, जो और थे कोर्सेज और ईमेल वो नहीं आया, लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पर आईडी भी आया है मेरे पास, क्यों, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है ना। तो अगर मुझे आईडी को भी नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, आईडी का नाम क्या है मेरा, अंडरस्कोर आईडी, देख लो यहाँ पर क्या है, अंडरस्कोर आईडी तो है यहाँ पे। मैं अंडरस्कोर आईडी करके इसको कर देती हूँ :0, ठीक है। तो अब जैसे मैं इसको 0 करूंगी तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नेम और एज ही प्रिंट होके आ जाएगा सबका। देखो नेम और एज आ गए सबके, नेम और एज प्रिंट होके। तो ऐसे ही आपको जो स्पेसिफिक फील्ड रिक्वायर्ड है आप उसको इंक्लूड करते हो, बाकियों को एक्सक्लूड कर देते हो। सिमिलरली आप ऐसे देखो, ये हमने अभी करके देखा, और फिर अगर आप स्पेसिफिक फील्ड्स को एक्सक्लूड करना चाहते हो तो डायरेक्टली यहाँ पर 0 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो अच्छे से समझ में आ गया, इसी को बोला जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कोई एकदम हाई टर्म नहीं है, आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली वो क्या है। अब आपको अगर एक ही डॉक्यूमेंट को फाइंड आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, डायरेक्टली फाइंड वन क्वेरी भी है हमारे पास। तो डायरेक्टली जैसे कि यहाँ पर एक ही फाइंड आउट करना है तो हम इंस्टेड ऑफ राइटिंग ओनली फाइंड, हम फाइंड वन भी लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ फाइंड भी हमारा जैसे कि सब में चल रहा है तो व्हाई नॉट वी आर यूजिंग दैट ओनली। ओके, अब लिमिटिंग एंड सॉर्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमें क्या करना है, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा है, अब हमें सिर्फ जो डिस्प्ले करवाना है वो 3 स्टूडेंट्स का डेटा डिस्प्ले करवाना है। तो लेट सपोज मेरे पास जो डेटा है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समथिंग लाइक दैट। अब मुझे क्या करना है, लिमिट 3, मतलब कि मेरे स्टार्टिंग के 3 जो स्टूडेंट्स का डेटा है वो ही प्रिंट होगा, है ना। तो वो अगर हम यहाँ पे करके देखें, यू हैव दिस थिंग एंड db.students.find। ओके, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है जो एज है वो मेरे पास, क्या हमने यहाँ पे कंडीशन देखी है, फाइंड। ओके, सिंपल फाइंड कर रहे हैं हम, तो एज वगैरह रहने दो, सिंपल वी आर फाइंडिंग। अब मैं यहाँ पर करूंगी लिमिट टू ओनली 3, ठीक है। तो अब मेरे पास सिर्फ स्टार्टिंग के जो 3 होंगे, देख लो मोंगोडीबी के अंदर, आई विल जस्ट रिफ्रेश एंड आई लेट यू नो, बॉब स्मिथ, चार्ली ब्राउन एंड डियाना प्रिंस, ये आपके पास प्रिंट होके आ जाएंगे। सी देखो, बॉब स्मिथ, चार्ली ब्राउन और डियाना प्रिंस, तो जो स्टार्टिंग के 3 थे वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गए। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये। सो ये ऐसे लिमिट काम करता है। अब अगर मुझे ऐसा करना है कि मुझे स्टार्टिंग के ये जो 2 हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग के 2 हैं ये स्किप करने हैं और इसके बाद के जो 3 है वो प्रिंट करवाने हैं, तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगी, तो मैं स्किप फंक्शन का यूज करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पर मैं पहले यहाँ पे इस फाइंड के बाद स्किप लगा दूंगी एंड स्किप के अंदर मैं लिखूंगी 2 एंड देन डॉट लिमिट 3, मतलब कि स्टार्टिंग के स्किप कर दो 2 और उसके बाद के 3 जो है वो प्रिंट कर दो। तो यानी कि स्टार्टिंग के 3 यानी कि ये जो है हमने स्किप कितने किए 2, तो मेरे पास स्किप कौन से होंगे, बॉब स्मिथ और चार्ली ब्राउन, और प्रिंट क्या होंगे, हुजैफा, एबीसी एंड प्रिंस। तो हुजैफा, एबीसी और प्रिंस मेरे पास प्रिंट होके आना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर मेरे पास क्या आया, यहाँ पे आ गया प्रिंस, ठीक है, फिर आ गया हुजैफा और फिर आ गया एबीसी। ओके, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर के 2 को ही किया, तो मेरे पास डियाना, प्रिंस, हुजैफा और एबीसी आना चाहिए। एग्जैक्टली फाइन। ओके, तो आप समझ पा रहे हो कि स्किप और लिमिट को कैसे यूज करना है। तो ये हम लोग यूज करते हैं स्किप फंक्शन का। सिमिलरली सॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। सॉर्ट यानी कि आपको पता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, असेंडिंग के लिए हम 1 का यूज करते हैं, डिसेंडिंग के लिए हम -1 का यूज कर रहे होते हैं। तो कुछ नहीं, हमें देखो हमेशा प्रिंट करवाना है तो ये तो रहेगा ही एज इट इज, ठीक है। तो db.students.find, तो ये तो बाय डिफॉल्ट समझो ही। अब उसके बाद हम जो फंक्शन एक्स्ट्रा ऐड करने हैं वो कर सकते हैं। तो अगर मुझे अब सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू एज तो मैं यहाँ पे सॉर्ट कर सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पर मैं डॉट फाइंड के बाद यहाँ पे कर देती हूँ डॉट सॉर्ट, है ना, एंड डॉट सॉर्ट अकॉर्डिंग टू मुझे एज करना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगी एज एंड यस सिंपली
एज के बाद यू हैव टू गिव 1 फॉर असेंडिंग एंड -1 फॉर डिसेंडिंग। मुझे करना है 1 फॉर असेंडिंग, तो मैं इसको ऐसे प्रिंट करवा सकती हूँ, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा, तो पहले आ जाएंगे 20 वाले, फिर 20 वाले, 21, 21, 22, 22। तो अकॉर्डिंग टू एज ये सारे क्या हो गए, सॉर्ट हो गए। सिमिलरली आप -1 कर सकते हो अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए। तो इतना तो आप समझ पा रहे हो कि ये क्या है, इंपॉर्टेंट आपके जो फंक्शंस हैं। बाकी कॉम्बिनेशन यानी कि आप अलग अलग फंक्शंस को कंबाइन कर सकते हो। पहले आप सॉर्ट कर रहे हो, उसके बाद आप लिमिट कर सकते हो, है ना। जैसे अभी हमने स्किप और लिमिट का करके देखा, स्किप हमने 2 किए और डॉट करके हमने लिमिट किया। मतलब कि आप क्या कर सकते हो, 2 फंक्शंस को साथ में भी कंबाइन करके यूज कर सकते हो। अब पेजिनेशन होता है, जो अभी हमने देखा, स्किप और लिमिट को साथ में यूज करने को हम पेजिनेशन बोलते हैं। अगर आप सर्च करो जाके गूगल पे पेजिनेशन क्या है, तो आपको समझ में आएगा। जो पेजेस होते हैं, लाइक सी इफ आई जस्ट सर्च इट यहाँ पर कि पेजिनेशन क्या होता है, पेजिनेशन। सो देख लो यहाँ पर पेजिनेशन का आपको पास इमेजेस आ जाएंगी। ये सी, ये जो होते हैं ना, ये पेजेस होते हैं, ये इस फॉर्मेट के पेजेस आपने देखे होंगे। तो पेजेस यानी कि आप टॉगल कर पा रहे हो एक पेज से दूसरे पेज पे, वेबसाइट और एप्लीकेशंस वगैरह पे ये होता है। तो इसके अंदर जो है हम लोग स्किप और लिमिट का यूज कर रहे होते हैं, है ना। स्किप और लिमिट का यहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। अगर हमें पेज सेकंड का डेटा चाहिए तो स्टार्टिंग के पेज में 10 है, तो हम उसको स्किप कर देंगे, नेक्स्ट को लेकर आएंगे। तो ऐसे हम जो है ना, इस डीबीएमएस का जो मोंगोडीबी का कॉन्सेप्ट है वो पेजिनेशन में यूज हो रहा होता है। चलो हम अच्छे से समझ गए। अब काउंट करना है हमें सारे डॉक्यूमेंट्स को, तो सिर्फ काउंट डॉक्यूमेंट फंक्शन है आपका, एंड ये वो नंबर डिस्प्ले करके दे देगा जितने डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ना फाइल के अंदर जो कलेक्शन है उसके अंदर आपके पास है। तो यहाँ पर अगर मैं सिंपल लिखूं क्या, स्टूडेंट्स डॉट काउंट डॉक्यूमेंट्स, एंड जस्ट इसको मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, नंबर प्रिंट होगा, जो पूरा दिखाएगा कि आपके कितने डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो यस 6 डॉक्यूमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। सिमिलरली कितने डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें एज जो है वो 20 है, ये भी हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एज 20 मैं अप्लाई करके देख सकती हूँ, तो कितने स्टूडेंट्स 20 एज के हैं वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो बेसिकली 2 स्टूडेंट्स हैं जो कि 20 एज के हैं। एंड सिमिलरली काउंट भी आप कर सकते हो, बट इट इज नाउ डेप्रिकेटेड। अब एरे क्वेरीज भी हैं, एरे के ऊपर आप कैसे क्वेरीज अप्लाई करोगे। आपने यहाँ पे देखा हमारे पास क्या है, एरे है ना, यहाँ पे ये कोर्सेज है, इसके अंदर ये एरे है, ये कोर्सेज है, फिर एरे है इसके अंदर, है ना। तो ये कैसे हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे, अगर हमें फाइंड करना है तो डीबीएमएस कोर्स, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली आपको पता है ये कोर्सेज हमने ये करके भी देख लिया है ना। अब अगर हमें दोनों भी कोर्सेज देखना है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डीबीएमएस और ओएस दोनों भी लिया है, तो उस केस में हम ऑल ऑपरेटर का यूज करते हैं, ऑल ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड उसके बाद हमारा एरे के अंदर है ऑब्वियसली, तो हम उसको एरे में लिखेंगे। तो चलो इसको करके देखते हैं, और एल्स आई जस्ट कॉपी इट। यहाँ पे आपके पास ये जो है ये पूरा हम लोग करके देख लेते हैं प्रिंट, ठीक है। अब इफ आई जस्ट रन दिस, मतलब डीबीएमएस और ओएस दोनों होने चाहिए, तो वो सिर्फ डियाना प्रिंस के पास है ना, डीबीएमएस और ओएस दोनों कोर्सेज के अंदर। समझ में आ गई बात, या बहुत ज्यादा सिंपल था। अब एग्जैक्टली 3 कोर्सेज कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हमारे साइज ऑपरेटर का, ठीक है। देखो ये सारे ऑपरेटर्स आपको पता हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मैक्सिमम पता हो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये पूरी जो हैंडबुक है इसके अंदर आपने मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑपरेटर्स यूज करें, इतने ना ही आपके प्रैक्टिकल्स में आप लोगों को समझना है, या फिर ना ही आप थ्योरी एग्जाम में इतने लिखने वाले हो, लेकिन जितने ज्यादा आपको समझ में आएंगे, याद रहेंगे, उतना ही अच्छा है भाई। तो ऑल आपको समझ में आ गया, साइज आपको समझ में आ गया कि साइज लिमिट टू 3 जिन स्टूडेंट्स ने लिया है वो सारे मुझे प्रिंट करके दे दो। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोर्सेज, एंड यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ डॉलर साइज, है ना, डॉलर साइज जिनका साइज क्या है, लिमिट है टू 3, है ना। तो वो मैं यहाँ पे प्रिंट करके दे सकती हूँ, कोर्सेज एंड इसके अंदर यहाँ पर क्या आएगा एग्जैक्टली, हाँ जस्ट यहाँ पर हमारे पास कर्ली ब्रेस आना चाहिए। यस, नाउ इफ आई जस्ट रन दिस, तो 3 कोर्सेज किसके पास है, वो आपके पास यहाँ पर आ गए। मतलब 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा बोला क्या हमने, नहीं। अगर 3 से भी ज्यादा चाहिए तो हम एक और यहाँ पर लगा सकते हैं, क्या, हमारे पास जो ग्रेटर वाला है, राइट, तो वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं। सिमिलरली एग्जिस्ट भी एक ऑपरेटर होता है, कौन सा, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्या करेगा, चेक करेगा कि प्रेजेंट है या नहीं है, तो आपके कोर्सेज जो है वो प्रेजेंट है या नहीं, एरे एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये भी समझ में आ गया। फिर रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि ज्यादा बिल्कुल भी यूज नहीं होते, अगर आपको देखना है कि ए से स्टार्ट
स्टार्ट हो रहा है या नहीं, तो आप ऐसा कुछ लिखते हो। अगर एंड सन से हो रहा है या नहीं तो आप ऐसे लिखते हो, है ना। फिर कंटेनिंग एल, तो देखो कंटेनिंग के लिए आप ये यूज करते हो, स्टार्टिंग के लिए आप ये यूज करते हो, और एंडिंग के लिए आप ये यूज करते हो, ठीक है। और बीच में यहाँ पर जो आपको देखना है वो लेटर्स आ जाते हैं। समझ में आ गई बात। बाकी ये आपका डोमेन है, अगर बीच में आपका कोई वर्ड जो है नेक्स्ट हो रहा है तो आप उसको बैकस्लैश से दिखाते हो। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब अपडेट क्वेरीज पे आ जाते हैं। हमने क्रड में से क्रिएट और रीड को बहुत अच्छे से समझ लिया है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड अपडेट, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जो रीड वाला है, आप यहाँ से देख पा रहे हो, डायरेक्टली आप रीड कर पा रहे हो। आपको मैंने MongoDB कंपास से इंसर्ट कैसे करना है ये समझा दिया, आपको इस प्लस आइकन से इंसर्ट करना होता है। फिर आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो मोंगो शेल से आके। उसके बाद आप अगर देखो, उसके बाद हम अगर रीड करना है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी आप रीड कर सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको, अगर यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि जो एज है वो होनी चाहिए 20, है ना, एंड आई जस्ट क्लिक ऑन फाइंड, तो 20 वाले आपके पास सारे आ गए, है ना। अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास जो है नेम आना चाहिए, नेम आना चाहिए, जैसे हमने अभी देखा, लेट सपोज प्रिंस, है ना, तो वो अब मैं फाइंड करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर प्रिंस का आ जाएगा। तो ये फाइंड फंक्शन इतना ज्यादा स्मूथली वर्क करता है MongoDB कंपास में। मतलब यहाँ पर सिर्फ क्लिक्स पे काम हो रहा है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग पे काम हो रहा है। यहाँ पर वही चीज अभी हमने सारे कोड्स में करके देखी, है ना। फाइंड फंक्शन को कैसे यूज करते हैं वो हमने देखा, वही सारी चीजें आप यहाँ पर भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट क्लिक ऑन रीसेट, तो मेरे पास जो डेटा है पहले का वो सारा आ जाएगा। तो क्रिएट और रीड कैसे करना है हर जगह से आपको समझ में आ गया है। जो हमने VS कोड पे किया है एग्जैक्टली सेम आप मोंगो शेल पे भी करके देख सकते हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द अपडेट थिंग, ठीक है। तो अब अपडेट करना है हमें, तो लेट सपोज मैं आपको समझा दूं। देखो बहुत सिंपल है, अपडेट वन और अपडेट मैनी, यही दो फंक्शंस हैं। तो अपडेट वन के लिए मतलब आप एक ही जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है या फिर या फील्ड है उसको अपडेट करना चाह रहे हो तो अपडेट वन आप लिख सकते हो। लेकिन उसके अंदर आपको फिल्टर और अपडेट लिखना जरूरी है। फिल्टर यानी कि किसको देखना है भाई, तो हमें देखना है नेम एलिस जॉनसन को, और अपडेट किसको करना है, अपडेट क्या करना है, उसकी एज मुझे सेट करनी है। तो यहाँ पर हमने एक और नया ऑपरेटर समझा, एक और नया ऑपरेटर देखा, डॉलर सेट, है ना। डॉलर सेट, सेट क्या करता है, आपकी जो डेटा है उसको अपडेट करने का काम करता है। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूं, इफ आई नीड टू जस्ट अपडेट दिस, तो आई विल जस्ट डू दिस, सी db.students अपडेट वन। तो यहाँ पर आके क्या है, db.students अपडेट वन, क्या एलिस जॉनसन हमारे डेटा में है, एलिस जॉनसन ही इज नॉट देयर, राइट। एलिस जॉनसन करके कोई हमारे पास है नहीं, तो आई विल जस्ट अपडेट इट, ठीक है। लेट सपोज मैं नाम रखना चाह रही हूँ माई, ठीक है। तो मेरा पहले डेटा में एज है 20, अब मैं उसको सेट करना चाह रही हूँ टू 21। तो इफ आई जस्ट रन इट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सी मेरे पास आएगा ये सब कुछ लिख के, क्या एक्नॉलेज ट्रू, इंसर्ट कुछ भी नहीं किया है हमने, जो अपडेट किया है उसका काउंट है 1, ठीक है, अपसर्टेड कुछ नहीं है। तो ये आपका जो है अपडेट हो गया है। इफ आई जस्ट गो इन माई GUI एंड यहाँ पर अब मैं देखूँ हुजैफा, एज क्या है 20 है, बट इफ आई जस्ट रीसेट दिस, तो मेरे पास एज क्या आ जाएगी 21। तो ऐसे आप सेट फंक्शन का यहाँ पर यूज, ऑपरेशन का जस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो, फाइन। तो ऐसे आप अपडेट कर सकते हो वन डॉक्यूमेंट। आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने हैं तो आप अपडेट मेनी वाले फंक्शन को यूज करते हो, जिसमें आप कुछ नहीं, आप कोई स्पेसिफिक चीज नहीं बताते हो। आप पहले तो ये बताओगे कि जो एड्रेस सिटी है वो मुंबई होनी चाहिए, तो उसका सेट कर दो ये, मतलब अब ऐसा थोड़ी है कि एक ही जो स्टूडेंट है उसकी की सिटी मुंबई होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ यहाँ पर एक ही स्टूडेंट होगा जिसका नाम ये है, तो वो सेट हो गया, तो मतलब यहाँ पे अपडेट हुआ 1। लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है ना अपडेट 1 हो, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स की सिटी मुंबई हो सकती है, तो उन सबके स्टेट को महाराष्ट्र सेट कर दो। तो ऐसे आप मल्टीपल स्टूडेंट्स पर अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर कोई आपका फिल्टर नहीं है तो आप एम्प्टी फिल्टर को कैसे दिखाते हो, सिंपल एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस से दिखाते हो, और फिर आप क्या बोल रहे हो कि इंक्रीमेंट कर दो। ये एक नया ऑपरेटर अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, कौन सा नया ऑपरेटर, डॉलर इंक्रीमेंट, है ना। ये क्या करता है, इंक्रीमेंट करेगा, तो ये सबकी एज को बाय 1 इंक्रीमेंट कर देगा, है ना। तो सारी जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी एज बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इसमें कोई फिल्टर हमें नहीं देना है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट को हमें नहीं अपडेट करना है, हमें सबको अपडेट करना है। तो उस केस में हम जो है एम्प्टी कर्ली ब्रेस दे देंगे फॉर फिल्टर, क्योंकि सिंटैक्स के अंदर याद रखो फिल्टर और अपडेट दोनों है। बाद में जो ऑप्शन होंगे वो तो ऑप्शनल है, लेकिन फिल्टर और अपडेट यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको अपडेट समझ में आ गया। अपडेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जो सेट हमने देखा कैसे यूज करना है वो देखा, अनसेट भी आप कर सकते हो, मतलब कि जो पहले से ईमेल है उसको आप एम्प्टी भी कर सकते हो, तो वो आप अनसेट का यूज करके करोगे। इंक्रीमेंट कर सकते हो, जो अभी हमने देखा, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आप सबकी एज को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, जो 20 एज का है उसको डायरेक्ट 40 बनाना चाहते हो, तो उस केस में आप डॉलर मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज करोगे। रीनेम के अंदर अगर आपको ईमेल जो है वो वापस से अपडेट करना है तो आप रीनेम का यूज करोगे। आप मिनिमम का यूज कर सकते हो, अपडेट इफ न्यू वैल्यू इज लेस देन द करंट वैल्यू, है ना, तो आप मिनिमम देखो, इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सेट, इंक्रीमेंट, मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये मैक्स और मिनिमम याद रख लिए, इट्स इनफ, ठीक है। अब करंट डेट भी आप जो है सेट कर सकते हो कि आपकी जो करंट डेट और टाइम होगा ना जब वो अपडेट हुआ है वो ही आपका यहाँ पर हो जाए, तो आप ऐसे दिखा सकते हो, ओके। अब एरे अपडेट के ऑपरेटर्स कौन से हैं? पुश ऑपरेटर, यानी कि अब देखो, आपने कभी सोचा होगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, मेरे पास एरे है, एरे के अंदर मेरे पास डेटा है, अब अगर मुझे इसके अंदर जाके कुछ अपडेट करना है तो मैं कैसे करूंगी? इस एरे के अंदर जाके मुझे एक और कोर्स को ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करूंगी? तो उसके लिए हमारे पास होता है पुश ऑपरेटर। पुश ऑपरेटर क्या करता है? पुश करने का काम करता है एरे के अंदर। तो देखो यहाँ पर है पुश, ये कोर्सेज के अंदर मशीन लर्निंग को ऐड कर देगा, किसके? जो नाम देंगे हम उसके। तो बेसिकली अगर मैं इसको देखूं, कॉपी कर लूं, सिंपली बहुत सिंपल है, देखो ये पुश इंपॉर्टेंट है, जो ऑपरेटर इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली वो आपको जो है समझ के जाना है। यहाँ पर आई जस्ट अपडेट, और एलिस नाम का अगर कोई है तो ठीक है, वरना आई जस्ट अपडेट दैट टू। नहीं, एलिस कोई भी नहीं है, तो व्हाट आई डू, आई जस्ट राइट हियर ABC, ABC एंड कोर्स देख लेते हैं कौन सा है ABC का। तो ABC का जो कोर्स है वो हमारे पास है एरे के अंदर नेटवर्क्स और AI। अब हमें उसके अंदर मशीन लर्निंग और पुश कर देना है, तो हम कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर आपके पास आ गया कि हाँ मॉडिफाइड। अब यहाँ पर आई जस्ट रिफ्रेश इट, तो ABC के अंदर देखो, एरे के अंदर 3 चीजें आ गई एंड मशीन लर्निंग यहाँ पे ऐड हो गया। तो आप समझ पा रहे हो कि एरे के अंदर जाके हम क्या करते हैं, अगर हमें ऐड करना है तो हम डॉलर पुश ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करते हैं। आई होप आप समझ चुके हो, है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब पुश को हम ईच के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब ईच क्या है आपका? ईच आपका एक और ऑपरेटर है। ईच मतलब कि जिनके पास भी, ये देखो आपके सारे के सारे, आपने ये जो एलिस वाला जो भी है स्टूडेंट, उसमें आपको ये सारे कोर्सेज पुश कर देने हैं, AI ML DL, तो ये सब पुश करने के लिए हम ईच भी लगाते हैं। पुश तो करना ही है और इन सबको करना है एक एक करके, तो ईच लगा देंगे, तो ये भी आपका अपडेट हो जाएगा, है ना। तो इसको भी करके देख लेते हैं। यू हैव db.students.update1, ठीक है, तो आई जस्ट डू हियर दिस एंड यहाँ पर मैं नाम रख देती हूँ प्रिंस, ठीक है। तो प्रिंस का पहले हम जाके देख लेते हैं कि प्रिंस के पास ऑलरेडी कितने कोर्स हैं, DBMS और ML है। तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, AI ML की जगह हम OS ऐड कर देते हैं और DL, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर ये मॉडिफाई हो गया, नाउ आई विल जस्ट रिफ्रेश इट। तो अब देखो प्रिंस के पास 5 आ गए, दैट इज DBMS ML AI OS DL, ठीक है। तो ये आप ऐसे ऐड कर सकते हो 1 और मोर कोर्सेज को भी। अब आप ऐड टू सेट का भी यूज कर सकते हो, मतलब ये क्या करेगा, सिर्फ तभी ऐड करेगा अगर वो पहले से प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ML किया है ना, तो वो एक और ML ऐड कर देता, लेकिन अगर मैं ये कर देती हूँ ऐड टू सेट वाले ऑपरेटर का यूज करके फिर DBMS ऐड करूंगी, तो अगर वो पहले से ऐड होगा तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, अगर नहीं होगा तो मेरे पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये ऐड टू सेट वाला ऑपरेटर भी याद रख सकते हो। अब जैसे पुश है वैसे पॉप भी है आपके पास। आपको अगर रिमूव करना है फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, -1 का यूज करोगे और लास्ट के लिए आप 1 का यूज करोगे, है ना। मतलब कि आपके पास एरे है, ठीक है, जो कि आपके कोर्सेज का एरे है, तो उसके अंदर काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि DBMS है आपके पास, है ना, आपके पास OS है, आपके पास ML है। तो आपको अगर ये DBMS को डिलीट करना है तो आप -1 का यूज करोगे, अगर आप लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करना है तो आप 1 का यूज करोगे। तो आप ऐसे करते हो, तो चलो इसको भी करके देख लेते हैं। DBMS.students.update आपको यहाँ पे करना है, तो एक सेकेंड, यस, यहाँ पर आई विल जस्ट कॉमेंट दिस db.student_update1 एंड यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो है एलिस तो पहली बात हमारे पास है नहीं, तो आई विल जस्ट राइट माई नेम एंड फर्स्ट, ये 1 लिखा है, इसका मतलब ये क्या करेगा, लास्ट कोर्स को रिमूव कर देगा। तो मैं पहले जाके रिफ्रेश कर लेती हूँ एंड यहाँ पे देखती हूँ कि मेरा लास्ट कोर्स है क्या एग्जैक्टली, तो मेरे पास है ML, है ना, तो ये ML यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इफ आई जस्ट रन दिस नाउ, यस, मिसिंग सेमीकोलन,
ओके अब मैं जाके यहाँ पे रन करूँ तो मेरे पास जो है सिर्फ 2 बचे, DBMS और AI, है ना, रिमूव हो गया लास्ट वाला। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको -1 आप कर देते हो तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट है वो आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट डिलीट हो जाएगा, क्या, कोर्स। यस अब मैं इसको रिफ्रेश करूं तो मेरे पास देखो सिर्फ एक ही कोर्स बचा जो कि था AI। ओके पहला DBMS डिलीट हो गया, लास्ट वाला ML डिलीट हो गया। सो ऐसे आप अपडेट कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, पुल भी कर सकते हो। आपको इसी कोर्स को रिमूव करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप पुल का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली यहाँ पर आप रिमूव नाम दे दोगे उस पर्टिकुलर कोर्स का एंड फिर आप उसको पुल कर लोगे, और पुल ऑल भी कर सकते हो, सारे कोर्सेज उसमें से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो पुश पुल पॉप ये बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हो। अगर आपको पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट ही रिप्लेस करना है, यानी कि पहले जो भी था, जो भी नाम था, उसका आपको पूरा डेटा ही जो है अपडेट कर देना है, तो आप ऐसे करोगे, किसका यूज करोगे, रिप्लेस वन का यूज करोगे, है ना। तो आप ये भी करके देख सकते हो। सी यहाँ पर आ जाओ, आई जस्ट कमेंट दिस। हमारे पास एलिस तो है नहीं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास जो प्रिंस है उसका जो नाम है वो मैं प्रिंस जॉनसन करना चाहती हूँ, ठीक है, प्रिंस जॉनसन करना चाहती हूँ एंड उसकी ईमेल को भी अपडेट करना चाहती हूँ, एज 21 और कोर्स में सिर्फ DBMS रखना चाहती हूँ। तो पहले जाके देख लेते हैं कि हमारा जो प्रिंस है एग्जैक्टली उसमें क्या है, एज 21 है, प्रिंस है, कोर्सेज के अंदर 5 कोर्सेज ले रखा है प्रिंस ने, तो ये पूरा अपडेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, है ना। तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर आप जैसे अपडेट करेंगे प्रिंस के अंदर 21 आगे, पहले एक सेकेंड, अपडेट नहीं हुआ क्या, प्रिंस जॉनसन हमारे पास नाम आना चाहिए था, प्रिंस टू प्रिंस जॉनसन एंड एज 21 एंड दिस, तो ये हुआ क्यों नहीं। या तो ये अब अपडेट हो गया प्रिंस जॉनसन एंड मेरे पास अब कोर्सेज के अंदर क्या आया, सिर्फ और सिर्फ DBMS, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट भी अपडेट। अब अपसर्ट होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ पर आपको अपसर्टेड काउंट आएगा, तो ये अपसर्ट का मतलब कुछ नहीं है, अपडेट और इंसर्ट है। मतलब क्या है, अगर डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता है तो अपडेट कर दो, नहीं तो नया ऐड इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप सिंपल ये जारा आपने नेम लिखा है, उसके जो एज है, ईमेल है, ये सेट कर दो और अपसर्ट ट्रू कर दो। मतलब कि अगर जारा पहले से प्रेजेंट नहीं होगी तो ये डेटा हो जाएगा, और अगर पहले से प्रेजेंट होगी तो ये डेटा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप कुछ नहीं, बस अपसर्ट ट्रू कर देते हो, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ क्रड का हम लास्ट ऑपरेशन पे आ चुके हैं, जो कि है डिलीट ऑपरेशन। तो ये क्या काम करता है, डिलीट करने का काम करता है सारे डॉक्यूमेंट को। तो अगर हमें एक डॉक्यूमेंट डिलीट करना है तो कुछ नहीं, हम db.collection name डिलीट कर देते हैं एंड उसका कोई ना कोई ऐसा बता देते हैं, जैसे नेम ये है तो उसको डिलीट कर दो। तो बेसिकली हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। सी बहुत ज्यादा इजी है सब चीजें याद रखने में, क्योंकि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब में क्या है, डिलीट वन, है ना, इंसर्ट वन, अपडेट वन, तो वही आपको बस याद रखना है। अगर मुझे बॉब स्मिथ को यहाँ से डिलीट कर देना है तो आई विल जस्ट डिलीट दिस एंड यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डिलीटेड काउंट वन, है ना। तो अब जाके अगर मैं यहाँ पे देखूं, मेरे पास बॉब स्मिथ का डेटा है, अब जैसे ही मैं अपडेट करूंगी बॉब स्मिथ का डेटा जो है वो चला गया। क्लियर है। तो आप ऐसे कर सकते हो। आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स डिलीट करने, आप कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब जो सारी कंडीशन आपने इंसर्ट में पढ़ी है वो सारी यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगी, है ना। तो वो सारी चीजें आप बस डिलीट मैनी फंक्शन का यूज कर सकते हो एंड जैसे ही आप खाली कर ली एम्प्टी करली ब्रेसेस को यहाँ पे डिलीट कर दो तो सारा डेटा आपका जो है डॉक्यूमेंट का डिलीट हो जाएगा। आप रिमूव भी कर सकते हो, है ना, यहाँ पर भी आप रिमूव कर सकते हो। ड्रॉप, अब वैसे रिमूव और डिलीट का काम सेम ही है, लेकिन अब हम डिलीट का यूज करते हैं, रिमूव जो है वो डेप्रिकेट हो चुका है। ड्रॉप कर सकते हैं हम पूरा का पूरा कलेक्शन ही रिमूव कर सकते हैं, तो db.students ही हम ड्रॉप कर देंगे तो पूरा कलेक्शन डिलीट हो जाएगा। हम आके जो है डेटाबेस के अंदर स्विच हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्रड ऑपरेशंस को कंप्लीट कर लिया है, हमने सबको अच्छे से करके देख लिया। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि अगर आपको यहाँ पे अपडेट करना है तो आपके पास है ये एडिट डॉक्यूमेंट वाला सिंबल, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे एक और फील्ड को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपको कोर्सेज में ऐड करना है या फिर आपको एक नई फील्ड चाहिए। तो चलो एक कोर्स ही ऐड करके देख लेते हैं, जो कि है मुझे ऐड करना है AI, है ना। तो उसने मुझे यहाँ पे बोल दिया क्या अपडेट कर दें, हाँ, लेकिन मैं एक और फील्ड ऐड करना चाहती हूँ यहाँ पर, ऐड आइटम। ओके यहाँ पर तो ये ऐड हो गया, इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट हो गया, यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, AI भी आ गया। वापस मैं एडिट करती हूँ एंड नाउ इट विल आस्क मी, ठीक है यार, इसके बाद कर देते हैं, लेट्स सी। हाँ, ऐड फील्ड आफ्टर द कोर्स, तो इसके बाद मैं ऐड करना चाहती हूँ सिटी को, ठीक है, सिटी को, दैट्स इट। अब सिटी का नाम मैं यहाँ पे रखना चाहती हूँ
लेट सपोज यहाँ पे हम बोल देते हैं फ्रांस, ठीक है, एंड अब अपडेट कर देते हैं, तो देखो फ्रांस भी आ गया। तो ऐसे ही आप यहाँ पे इस एडिट आइकन से आप अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपडेट कंपास से कैसे करना है आप समझ गए। देखो जो VS कोड से कर रहे हो एक्जैक्टली सेम फॉर्मेट आपको यहाँ पे शेल से भी कर लेना है। ओके, अब यहाँ से डिलीट करना है हमें, तो कैसे करेंगे, डायरेक्टली इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो। तो क्या आपको CRUD ऑपरेशंस हर जगह से समझ में आ गए कैसे करना है। VS कोड से आप समझ गए हो, कंपास से आप समझ चुके हो, शेल से आप समझ चुके हो, तो CRUD ऑपरेशंस आप 100% आप समझ चुके हो, उससे ज्यादा आपको कुछ समझना नहीं है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू MongoDB इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग मतलब आप समझ पाते हो कि हम इंडेक्सेस में क्या करते हैं। हम एग्जैक्टली देखो, अगर मैं यहाँ पर ना, अगर मैं सर्च कर रही हूँ, डॉट फाइंड कर रही हूँ, अगर मैं डॉट फाइंड फंक्शन का यूज कर रही हूँ एंड मेरे पास जो इंडेक्सेस हैं, यहाँ पर GUI में अगर आप जाके देखो, यहाँ पर इंडेक्सेस वाला आपको कॉलम होगा, जिसमें बाय डिफॉल्ट जो आईडी होता है ना, वो प्राइमरी इंडेक्स होता है आपका। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, और ये हमेशा यूनिक होता है हर एक डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। अब आपने कोई और इंडेक्सेस अपने मन से ऐड किया है, लेट सपोज यहाँ पे डॉक्यूमेंट है जिसमें मैं जो है ना एज को एज अ इंडेक्स ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं जब भी डॉट फाइंड करूंगी, जब भी मैं डॉट फाइंड करूंगी एज के लिए, तो वो अब मेरे इंडेक्स को यूज करेगा। इंडेक्स मतलब अब वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन नहीं करेगा, वो पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन नहीं करेगा, वो सिर्फ इंडेक्सेस से जाके उसी पर्टिकुलर एज वाले स्टूडेंट को रिटर्न कर देगा। लेकिन अगर मेरे पास ये कब होगा, जब मेरे पास एज का इंडेक्स प्रेजेंट होगा। अब मेरे पास एज का इंडेक्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो मेरा जो MongoDB है वो क्या कर रहा है, वो पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर रहा है, जिसमें मेरा टाइम जो है वो ज्यादा जा रहा है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो विदाउट इंडेक्स जो स्टूडेंट, लेट सपोज मैंने नेम एलिस मुझे सर्च करना है, तो MongoDB स्कैन करेगा 1 2 3 4, अगर 10,000th लाइन पे एलिस होगा तो पूरे डॉक्यूमेंट स्कैन करने पड़ जाएंगे। तो टाइम क्या है यहाँ पे, स्लो है। अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स लगा दूं अपने नाम को, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं डायरेक्टली अपने इंडेक्स से चेक कर सकती हूँ, एंड यहाँ पे मेरा जो स्पीड है वो फास्ट हो जाएगी, एंड डायरेक्टली ये डॉक्यूमेंट को फाइंड करेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग इन ईच डॉक्यूमेंट एंड फाइंडिंग द नेम एलिस, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये। अब मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ कि जो इंडेक्स है वो आप क्रिएट कैसे करते हो। लेकिन उससे पहले एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आप समझोगे, कहाँ है या ये, अगर आपको देखना है, ठीक है, कि इंडेक्स यूज हो रहा है या क्या यूज हो रहा है, या फिर पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहा है, तो उसके लिए आप सिंपली ये करके देख सकते हो, एक्सप्लेन एग्जीक्यूशन स्टैट्स। मतलब कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। सी, आपके पास आप VS कोड में आ गए हो, ठीक है, यस। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपके पास है db.students.find, ठीक है, एंड इसके अंदर आप सर्च करना चाह रहे हो नेम, जो कि है ज़ेफा, है ना, ये आप सर्च करना चाह रहे हो। अब ये सर्च तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं कर रही हूँ एक्सप्लेन एग्जीक्यूशन स्टैट्स, एग्जीक्यूशन स्टैट्स। अब मैं जैसे ये डॉट एग्जीक्यूशन स्टैट्स करूंगी ना, जो पूरी डिटेल है वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी। देखो मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ, एग्जीक्यूशन स्टैट्स इज द थिंग, राइट। ओके, एग्जीक्यूशन स्टैट्स हमें साथ में लिखना है, फाइन, एग्जीक्यूशन स्टैट्स। नाउ लेट्स रन। देखो मेरे पास क्या आ गया, पूरा जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज देखने की है, ये स्टेज कॉल स्कैन। कॉल स्कैन का मतलब है कि पूरा जो डॉक्यूमेंट है, पूरा जो कलेक्शन है वो सर्च हुआ, एंड उसके बाद जो उज़ैफा है वो यहाँ पर आपको फाइंड हुआ, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, क्यों, क्योंकि हमने अभी इसका कोई इंडेक्स यहाँ पे बनाया नहीं है। आप इंडेक्स में जाके देखो तो सिर्फ और सिर्फ आईडी इंडेक्स है ना। तो अब यहाँ से डायरेक्टली MongoDB कंपास से आप इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हो, यहाँ से क्रिएट करते हो। तो लेट सपोज फील्ड है मेरे पास नेम, और टाइप में रखना चाहती हूँ असेंडिंग, ठीक है। तो मैं कर दिया क्रिएट इंडेक्स। तो जैसे ही मैंने क्रिएट इंडेक्स किया, मेरे पास यहाँ पर इंडेक्स क्रिएट हो गया। नेम अंडरस्कोर 1 का मतलब है कि नेम का इंडेक्स है, और 1 यानी असेंडिंग। और यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज में अभी हमने इसको ना ही यूनिक दिया ना ही कुछ दिया, तो वो डायरेक्टली प्रॉपर्टीज आपकी अभी यहाँ पे ब्लैंक है। लेकिन हाँ, इंडेक्स क्रिएट हो गया। अब जैसे इंडेक्स क्रिएट हुआ है, मतलब कि अब यहाँ पर अब मैं वापस से इसको एग्जीक्यूट करूंगी, तो मेरे पास यहाँ पर स्टेज कॉल स्कैन नहीं आएगा, क्योंकि कॉल स्कैन का मतलब है पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन होना। यहाँ पर अब मैं इसको अगर वापस से रन करती हूँ, सी, आई जस्ट रन इट अगेन। अब यहाँ पर देखो तो स्टेज में क्या आया, IX स्कैन। IX स्कैन का मतलब है कि इंडेक्स से स्कैन हुआ, एंड यहाँ पर आपका पूरा डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं हुआ, सिर्फ इंडेक्स से आपका जो है स्कैन हुआ। तो इंडेक्स से स्कैन क्यों हुआ, क्योंकि इंडेक्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया था। समझ में आ रही है बात। तो ऐसे आपका काम होता है, नेम का इंडेक्स क्रिएट हो जाए तो आपका जो MongoDB है वो फास्ट एग्जीक्यूट करता है ना। तो आप ऐसे करते हो। तो आई होप आपको समझ में आ गया। IX स्कैन मतलब कि इंडेक्स से स्कैन हुआ है, गुड। और कॉल स्कैन मतलब कि कलेक्शन पूरा का पूरा स्कैन हो गया है,
जो कि है बैड। ओके, सो ये है जिसके वजह से हम इंडेक्सेस का जो है वो यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडेक्स को आप क्रिएट कैसे कर सकते हो इन VS कोड। यहाँ पर आपने कैसे क्रिएट करना है वो देख लिया, इंडेक्सेस का आपके पास टैब है एंड आप क्रिएट इंडेक्स करते हो तो हो जाता है। फाइन, रिफ्रेश करके आप देख सकते हो, जितने चाहो उतने इंडेक्सेस आप क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर हम देखें डॉक्यूमेंट में, आप यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हो, सिंपली ऐसे क्रिएट कर सकते हो क्रिएट इंडेक्स का यूज करके, और नेम के बाद आप बताओगे कि असेंडिंग है या डिसेंडिंग है, जो ऑप्शंस में हमने यूज किया था। राइट, तो यहाँ पर आई होप आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर अगर मैं इसको रन करके देखूं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली VS कोड में जाके रन कर सकते हो, है ना। अब मैं क्रिएट इंडेक्स किसके लिए करना चाहती हूँ, एज के लिए करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास एज के लिए आ गया, और मैं डिसेंडिंग में करना चाहती हूँ तो -1। अब मैं इसको रन कर देती हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरा जो एज -1 करके है वो अपडेट हो जाएगा। अभी के लिए यहाँ पे देखो एज आ गया, तो मेरे जो दूसरा इंडेक्स है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। सही हो गई बात। अब मैं अब जाके अगर सर्च करूंगी एज के अकॉर्डिंग तो वो IX स्कैन होगा, यानी कि इंडेक्स से स्कैन होगा, और मेरा जो एग्जीक्यूशन है वो फास्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमें ऐसे कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं हम, तो अब ये यूज करेगा इंडेक्स को, ये भी समझ गए। अगर हमें बहुत सारे जो है इंडेक्स एक साथ क्रिएट करने हैं, कुछ नहीं, हम कॉमा से सेपरेट करके एज और नेम दो इंडेक्सेस भी साथ में बना सकते हैं। चलो ये भी समझ गए। मल्टी की इंडेक्स भी हम कर सकते हैं, मतलब कोर्सेज के अंदर जाके भी हम सारे इंडेक्सिंग कर सकते हैं। चलो ये भी आपको समझ में आ गया। टेक्स्ट इंडेक्स, अगर हमें टेक्स्ट इंडेक्स बनाना है ना, तो अब पर्टिकुलर एक टेक्स्ट के लिए भी जो है ना इंडेक्स बना सकते हो। लेकिन इन माय केस मैं ऐसे बोलती हूँ आपको कि अगर आपको क्रिएट इंडेक्स और यहाँ पर मल्टीपल फील्ड्स के लिए आ गया तो इट्स इनफ। बस अभी आप अपनी थ्योरी के लिए याद रख सकते हो मल्टी की इंडेक्स, टेक्स्ट इंडेक्स। टेक्स्ट के अंदर आप डॉलर टेक्स्ट और डॉलर सर्च का यूज करते हो, ठीक है, सर्च करने के लिए। और अगर क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। मल्टीपल वर्ड सर्च करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। मल्टीपल फ्रेज सर्च करने हैं तो आप ऐसे कर सकते हो। यूनिक इंडेक्स के लिए अब देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे ये यूनिक प्रॉपर्टी आई, अब मुझे यही यूनिक प्रॉपर्टी चाहिए, एंड मैं किसके लिए करना चाहती हूँ, ईमेल के लिए, क्यों मैं चाहती हूँ कि ईमेल जो है ना वो सेम ना हो, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं एक क्रिएट इंडेक्स कर दूंगी यहाँ पर ये वाला, और उसके बाद यूनिक ट्रू कर दूंगी। तो देखो यहाँ पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आपको मैं करके दिखाती हूँ। डीबी डॉट क्या किया आपने, स्टूडेंट्स क्रिएट इंडेक्स, और फिर ईमेल के लिए आपने इंडेक्स बनाया, कॉमा करके आपने उसका यूनिक ट्रू कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगी तो मेरे पास ईमेल 1 करके जो है इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर आप जाके इंडेक्सेस में देखोगे, रिफ्रेश करोगे तो ईमेल आ गया, एंड ये देखो यहाँ पे यूनिक आ गया। अब इस यूनिक का काम क्या होगा कि जब भी मैं अब इंसर्ट करना चाहूंगी एक और स्टूडेंट को, जिसका जो ईमेल होगा वो दूसरे जो मेरे पास डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके ईमेल से सेम होगा, तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो एरर आ जाएगा। सी अब मेरे पास क्या है, मैं एक और स्टूडेंट ऐड करना चाह रही हूँ। लेट्स फर्स्ट सी कि वो स्टूडेंट है या नहीं। बॉब करके कोई स्टूडेंट नहीं है, एंड मेरे पास जो ईमेल पहले से है वो हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज हुजैफा, है ना। अब अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आ जाएगा। देखो E100 डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन, है ना, डुप्लीकेट की एरर करेक्शन। तो ये जो है आप रिफ्रेश करके देख लो, बॉब ऐड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये डुप्लीकेट की एरर आ गया, इंडेक्स के वजह से यहाँ पर आपका ऐड नहीं हुआ। अब अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर ये जो है ना इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ डायरेक्टली GUI से। मैं जो ईमेल है ना, इसको ईमेल वाला जो मेरा है इंडेक्स, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ड्रॉप कर देती हूँ, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करके देख लो, ईमेल का इंडेक्स नहीं बचा। तो अब अगर मैं ये जो है पर्टिकुलर क्वेरी इसी को रन करती हूँ जिसमें ईमेल जो है वो सेम है, तो मेरे पास देखो इंसर्ट हो गया। और अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में भी जाके अगर देखूं तो मेरे पास इंसर्ट हो जाएगा बॉब। देखो बॉब इंसर्ट हो गया इवन इफ द ईमेल वाज सेम। तो ये जो है इसके हमें इसको ठीक करना है, ये वाली चीजें होनी नहीं चाहिए डेटाबेस के अंदर, तो इसलिए इंडेक्सेस का यूज होता है। आई होप आप समझ गए हो। स्पार्स इंडेक्स भी होता है, मतलब इंडेक्स उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पर जाएगा जिनके पास वो फील्ड प्रेजेंट है, मतलब जिनके पास फोन नंबर है बस उन्हीं का जो है इंडेक्सिंग करो। उसके बाद अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास स्टूडेंट्स हैं 1 2 3 4 5, इसमें 3 और 4 के पास फोन नंबर है ही नहीं, तो उनकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, ये वाला 1 इनके पास इंडेक्स है, फोन है तो इंडेक्स हो जाएगा, इंडेक्स हो जाएगा, इनके पास इंडेक्स हो जाएगा, तो 1 2 3 ऐसे होगा। जिनके पास नहीं है उनके लिए इंडेक्स नहीं होगा, है ना। तो ऐसे स्पार्स इंडेक्स वर्क करता है। TTL यानी टाइम टू लिव इंडेक्स वर्क करता है, जिसके अंदर आप क्रिएट कर सकते हो इंडेक्स को, वो स्पेसिफिक टाइम के बाद डिलीट हो जाएगा खुद से। क्रिएट करो आप अभी और एक्सपायर हो जाएगा 1 घंटे के बाद, है ना। तो आप इसको ऐसे भी इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हो जो कि टाइम टू टाइम आपके डिलीट भी हो जाए, है ना। तो ये हो जाते हैं आपके सारे इंडेक्स। सारे के सारे इंडेक्स आपको प्रिंट करवाने हैं तो गेट इंडेक्सेस वाला जो है आप यूज कर सकते हो फंक्शन। तो मेरे पास अभी जितने भी होंगे इंडेक्स क्रिएटेड वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे, स्टूडेंट्स डॉट गेट इंडेक्सेस, एंड आई विल जस्ट रन दिस। तो मेरे पास आ जाएंगे सारे इंडेक्स जो प्रेजेंट है मेरे पास है।
कौन सा इंडेक्स, आईडी ऑलरेडी है, नेम प्रेजेंट है और एज प्रेजेंट है। क्या ये मैंने वही है, आईडी नेम एज, रिफ्रेश भी करके देख लो, ठीक है। तो आप ऐसे सारे इंडेक्स भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। आप ड्रॉप भी कर सकते हो इंडेक्स क्रिएटेड, तो हमने जीयूआई से तो देख लिया भाई डायरेक्टली डिलीट का सिंबल है। यहाँ पर आपको अगर शेल से या वीएस कोड से करना है तो आप डायरेक्टली ड्रॉप इंडेक्स का यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। ड्रॉप इंडेक्स करो और नाम लिख दो, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। सारे इंडेक्सेस ड्रॉप करना है तो डायरेक्ट ड्रॉप इंडेक्सेस लिख दो। तो यहाँ पर ये सिर्फ आईडी को एक्सेप्ट करके, क्यों, क्योंकि आईडी पहले से मोंगोडीबी ने डिफाइन कर रखी है ना, तो उसको छोड़ के सारे इंडेक्स जो आपने बनाए उनको डिलीट कर देगा। ये तो हमने आईएक्स स्कैन कॉल स्कैन को अच्छे से समझ भी लिया है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ वी हैव डन विद आवर CRUD ऑपरेशंस, वी हैव डन विद द इंडेक्सिंग। तो बहुत जो इंपॉर्टेंट मतलब आपका होता है ना, बिगनर वाला पार्ट खत्म हो चुका है। जो बेसिकली मोंगोडीबी को समझने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने अच्छे से समझ ली है। अब कुछ एडवांस टॉपिक्स पे जाते हैं, जैसे कि एग्रीगेशन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, मैप रेड्यूस हो गया, शार्डिंग हो गया। ये सारी चीजें आपको समझनी है बीइंग एन एडवांस्ड मोंगोडीबी डेवलपर, ठीक है। तो अभी के लिए बिगनर्स के लिए जो है पूरा इधर तक ही चीजें थी। आगे हम जो है एग्रीगेशन को समझते हैं। So guys, now let's see what is MongoDB aggregation। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होता है ये। यस, एग्रीगेशन एक फ्रेमवर्क होता है जिसको डेटा एनालिसिस के लिए हम लोग यूज करते हैं MongoDB, ठीक है। तो जो एग्रीगेशन है ना, इसका मतलब आप डेटा प्रोसेस कर रहे हो और जो कंप्यूटेड रिजल्ट्स हैं वो आप डिस्प्ले कर रहे हो या रिटर्न कर रहे हो। जैसे एसक्यूएल के अंदर आपका ग्रुप बाय होता है ना, एसक्यूएल के अंदर आपका ग्रुप बाय जैसे होता है, सिमिलरली आपका एग्रीगेशन काम करता है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा सुपर पावर्स भी होती हैं। चलो, अब यहाँ पर जो मोंगोडीबी है इसके अंदर जो एग्रीगेशन है वो एक पाइपलाइन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, पाइपलाइन की तरह काम करता है। अभी आप ये वाला डायग्राम देख लो, ये एग्रीगेशन पाइपलाइन है। इसमें आपने इनपुट दिया, आपने एक फंक्शन यहाँ पर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया डॉलर मैच का, ठीक है। अभी इसका क्या काम है वो हम देखेंगे, है ना, डॉलर मैच का क्या काम है वो अभी हम देखेंगे। लेकिन अभी इससे जो भी कंप्यूट हुआ वो आपने दूसरे वाले ऑपरेशन को दे दिया, ऑपरेटर को दे दिया, जो कि है डॉलर सॉर्ट। तो यहाँ से जो आपका आउटपुट आया, ये जो इनपुट आपने इसको दिया, इससे जो आउटपुट आया वो आपके दूसरे वाले ऑपरेटर के लिए इनपुट रहा, है ना। तो जो इसका आउटपुट था उसी पे सॉर्टिंग होगी। फिर उसके बाद काउंट, वो जो इधर से आपका आउटपुट आया है वो काउंट के अंदर इनपुट में चला गया। तो यहाँ से जो आउटपुट आया है वो काउंट के अंदर चला गया। मतलब कि ये ऐसे पाइपलाइन चल रही है एंड आपको देन आउटपुट मिल रहा है। इसी को बोला जाता है एग्रीगेशन पाइपलाइन, है ना। एग्रीगेशन पाइपलाइन कंसिस्ट ऑफ स्टेजेस। इसको एक स्टेज बोलोगे आप, इसको सेकंड स्टेज बोलोगे, इसको थर्ड स्टेज बोलोगे। ऐसे कितने भी स्टेजेस आपकी हो सकती हैं जिसमें आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सिक्वेंशियली प्रोसेस होता है। ईच स्टेज ट्रांसफॉर्म्स द डॉक्यूमेंट एंड पासेस द रिजल्ट टू द नेक्स्ट स्टेज। आई होप आप समझ गए हो। तो जो एग्रीगेशन आपका होता है ना, एग्रीगेशन जो होता है उसके अंदर आपकी स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ऐसे आपकी जो है ना स्टेजेस हो रही होती हैं। आई होप आप समझ चुके हो। देख लो ये सिंटैक्स है उसका। इसके अंदर आप कुछ नहीं, बस एग्रीगेट फंक्शन का यूज करते हो एंड फिर आप एरे यानी कि आप अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हो। फिर आप अपने कर्ली ब्रेसेस में सारी स्टेजेस को डिफाइन कर रहे होते हो। फाइन। अब कॉमन एग्रीगेशन स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहला आपका मैच है। तो मैच मतलब कि आप फिल्टर करना चाह रहे हो डॉक्यूमेंट्स को। जितने भी आपके एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 के स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या कर दो, मतलब सेपरेट आउट कर दो, ठीक है। तो जो 20 और 20 से ज्यादा होंगे वो सारे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखो बेसिकली मैं इसको क्या करती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ एंड देखो ये सिंपल किसकी तरह काम कर रहा है, फाइंड की तरह ही काम कर रहा है ना। मैच क्या कर रहा है, फाइंड की तरह ही काम कर रहा है। I'll just comment out this. Now we are moving towards aggregation, ठीक है, aggregation, या सो अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यस यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है। एग्रीगेट फंक्शन का यूज किया। मैच क्या कर रहा है, कुछ नहीं, फाइंड जैसे काम कर रहा है। एज जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेज में मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि जो भी स्टूडेंट्स एज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 के होंगे वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। अब उसके बाद अगर मुझे मैच करना है, मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप, अगर सिंपली मुंबई सिटी के अकॉर्डिंग करना है तो वो भी मैच कर सकते हो। अब आपको ग्रुप करना है, मतलब कि आपने क्या कर लिया, जो भी स्टूडेंट्स आपके उस एज के आ गए, नाउ यू आर परफॉर्मिंग डिफरेंट स्टेज जिसके अंदर आप ग्रुप कर रहे हो। ग्रुप क्या कर रहे हो, आप ग्रुप कर रहे हो उन स्टूडेंट्स को अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है, एज है ओके। अब आप उनका काउंट कर रहे हो, मतलब कि जितने भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जो भी है उसका काउंट कर रहे हो ग्रुप बाय एज। यानी कि फॉर एग्जांपल 20 एज के 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, 21 एज के 1 डॉक्यूमेंट है, 22 एज के 3 डॉक्यूमेंट्स है। तो ये सम करना है हमें। तो ये सम के लिए आप क्या करते हो, यहाँ पे डॉलर सम का यूज करते हो। एंड किस रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, एज के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो ये हमारी दूसरी स्टेज हो सकती है, यस हो सकती है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेती हूँ,
है ना। इसी को बस इतना ही हम कॉपी कर लेते हैं एंड इसको हम नेक्स्ट स्टेज में डाल देंगे। तो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे एंड यहाँ पर करली ब्रेस के अंदर जो है हम इसको डालेंगे। तो वैसे करली ब्रेस उसका ऑलरेडी है, तो जस्ट लाइक दिस। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अभी इसको एंड करेंगे क्या, एंड नहीं, एंड आप यहाँ पे करोगे किसको, स्क्वायर ब्रैकेट को। तो ये आपकी एक स्टेज हो गई, ये आपकी एक स्टेज हो गई और ये आपकी सेकेंड स्टेज हो गई। तो जो यहाँ का आउटपुट आएगा, यानी कि जो सारे स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20 की एज के होंगे, उन सबका जो है यहाँ पर आपका सम हो जाएगा एंड काउंट में यहाँ पर आपका जो है स्टोर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये दो स्टेजेस काम हो गई। अब उसके बाद आप क्या करना चाह रहे हो, आप और ग्रुप करना चाह रहे हो, टोटल स्टूडेंट्स के अंदर आप सम को रखना चाह रहे हो, एवरेज देख रहे हो क्या है एज की, तो ये एवरेज ऑपरेटर वो परफॉर्म कर देगा, एज के हिसाब से आपको करना है। तो ये सारी चीजें भी आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अब प्रोजेक्ट करना है, यानी कि आपको अब सिलेक्ट करना है कुछ ही फील्ड्स को जो आपको डिस्प्ले करवानी है। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ उन्हीं, प्रोजेक्ट तो अभी हमने देखा प्रोजेक्शन वाला, तो अगर नेम 1 है मतलब कि वही प्रिंट होगा, एज 1 है तो प्रिंट होगा, आईडी 0 है मतलब कि ये एक्सक्लूड हो जाएगा, यहाँ पर आपको प्रिंट नहीं होगा। तो बेसिकली मैं बस इतना रखना चाहती हूँ एंड ये मेरा थर्ड स्टेज में इसको जो है डिफाइन कर देती हूँ। तो जस्ट कॉमा से सेपरेट करके मेरी थर्ड स्टेज आ गई, जिसमें मैं प्रोजेक्ट करना चाह रही हूँ सिर्फ नेम और एज को। क्लियर है गाइस? या बाकी आप बर्थ ईयर से भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर आपको सॉर्ट करना है, अब स्टूडेंट्स को सॉर्ट करना है बाय एज, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हो, डिसेंडिंग में भी सॉर्ट कर सकते हो। तो ये दूसरी चीज आ गई है ना। तो ये जो है आप दूसरा भी स्टेज कंसीडर कर सकते हो। देखो आप कितने भी स्टेजेस लगा सकते हो, बात ये रहेगी कि आपका जो पहले का इनपुट है पहले वाले ऑपरेशन का, वो नेक्स्ट के जो है इनपुट में जा रहा होगा, फर्स्ट का आउटपुट सेकंड के इनपुट में, सेकंड का आउटपुट थर्ड के इनपुट में। दिस इज हाउ जो चेन है वो चलती रहेगी। लिमिट और स्किप को भी यूज कर सकते हो। तो अभी तक आपने जो भी यूज किया है वो सब आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्या करूँ, लिमिट भी कर दूं यहाँ पर, तो इसको भी मैं एज अ डिफरेंट स्टेज यूज कर सकती हूँ। कॉमा से सेपरेट करो, आप ऐड कर दो, है ना। ऐसे आप डिफरेंट स्टेजेस को ऐड कर सकते हो। अनबिन्ड यानी कि जो आपके एरेज हैं, आप एरेज को यहाँ पर मतलब डीकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हो, डीबीएमएस ओएस नेटवर्क को यहाँ से आप रिमूव करना चाह रहे हो, तो डायरेक्टली आप अनबिन्ड लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे डिफरेंट 3 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर एलिस के पास 3 कोर्सेज है ना, तो 3 डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो जाएंगे, नेम सेम रहेगा और कोर्सेज जो है अलग अलग हो जाएंगे। तो इसके लिए आप अनबिन्ड का यूज करते हो, विच इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। ओके, लुकअप का हम यूज करते हैं ज्वाइन कलेक्शंस के लिए। लुकअप में क्या कर रहे हो, आप ज्वाइन कर रहे हो स्टूडेंट्स विद देयर एनरोलमेंट। वैसे ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, फॉरेन फील्ड और ये सब आपका होता है। तो जस्ट दो डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर, या फिर सॉरी जो कलेक्शन को आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो आप डॉलर लुकअप का यूज कर सकते हो, एड फील्ड्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब करने के बाद जो भी आपका आएगा डेटा, वो पूरे के पूरे ये सारे परफॉर्म होने के बाद आपका जो है प्रिंट हो रहा होगा, है ना। इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। मतलब जो सारी चीजें यहाँ पर आनी चाहिए थी वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मैच नहीं हुई होगी हमारे डेटाबेस में, इतना वैसे भी डेटा नहीं है ना। तो आप ये देख सकते हो। उसके बाद अगर आप ये वाला देखो, हमने क्या किया है यहाँ पर, स्टेज 1 में हम मैच कर रहे हैं स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20। फिर हम ग्रुप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सिटी, जिसमें हम काउंट कर रहे हैं सम, यानी कि जो भी सिटी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर सम कर रहे हैं, मुंबई के कितने लोग हैं, पुणे के कितने लोग हैं, है ना। यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे। फिर एवरेज एज हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, तो सिंपल एवरेज से हमारी जो है एज हम यहाँ पर इनपुट में दे रहे हैं, तो एवरेज हमारे ऑपरेटर में ये जाएगा। मिनिमम एज हम मैक्सिमम एज यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये सारे ग्रुप के अंदर आ गया एंड थर्ड के अंदर हम सॉर्ट कर रहे हैं। क्लियर है, एंड एट द एंड हम 5 ही टॉप सिटीज को यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये पूरा कोड है आपके पास, इसको आप अच्छे से अपने पीसी के अंदर आप क्या करोगे, पहले तो सबके लिए सिटी ऐड करोगे। ठीक है, सारे के सारे जो अभी आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में है, यहाँ पर आप सिटी ऐड कर दोगे, जो हमारे अभी इसमें नहीं है। ठीक है, सब में आप सिटी ऐड कर दोगे। सिटी ऐड करने के बाद आप ये वाला जो है ना एग्रीगेशन एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। जस्ट यही कॉपी पेस्ट करना है, मुझे आप आंसर जो है इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को डाल के कॉमेंट में डाल दोगे कि आपने किया है। ठीक है, तो प्लीज डू दैट थिंग एंड आपका जो भी आंसर आता है वो भी आप पुट कर सकते हो। फिर आपके एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। जो बेसिक आइडिया है वो आप समझ चुके हो कि आपको क्या करना है। आपका जो फर्स्ट का ऑपरेशन का डेटा है वो सेकंड में जाएगा, सेकंड का डेटा थर्ड में जाएगा। कुछ नहीं करना है, एग्रीगेट फंक्शन का आपको यहाँ पे यूज करना है, एग्रीगेट फंक्शन का। और वही एग्रीगेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो, है ना। आप स्टेज ऐड कर सकते हो, सारी स्टेजेस आप यहाँ पर लिख सकते हो अपने हिसाब से जो कोड करना है आपको। एंड उसके बाद आप और भी ऐड कर सकते हो, और भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से जो आपका डेटा होगा वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। इट इज वेरी सिंपल। ओके, नाउ
नेक्स्ट टॉपिक इज MongoDB मैप रेड्यूस। तो मैप रेड्यूस में क्या होता है, मैप रेड्यूस इज अ डेटा प्रोसेसिंग पैराडिगम फॉर प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये याद रखो कि मैप रेड्यूस के जगह अब एग्रीगेशन को यूज करते हैं, मतलब यहाँ पर भी सेम ही चीजें हो रही हैं, बट मैप रेड्यूस पहले यूज करते थे, अब ये डेप्रिकेट हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम फंक्शन बनाते थे, यानी कि जैसे कि अभी मुझे यहाँ पर स्प्लिट करना है, तो मैं स्प्लिट करने के लिए क्या करती थी, पहले मैं स्प्लिट करने, अभी मेरे पास ये इनपुट है, मैंने इसको स्प्लिट किया, ठीक है, जो रो बाय रो है उसको स्प्लिट किया, तो स्प्लिट के लिए मुझे एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ा। उसके बाद मैंने मैपिंग की, मतलब डियर वन है, बियर वन है, रिवर वन है, ऐसे ऐसे करके मैंने इनका जो है ना मैपिंग करी वन 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 करके। तो इसके लिए मैंने अलग फंक्शन टू लिखा, ओके, इसके लिए वन लिखा था। अब शफलिंग किया, मतलब कि हमने क्या किया, जो बेयर बेयर थे वो एक साथ रखे, कार कार एक साथ, डियर डियर और रिवर रिवर एक साथ। तो यहाँ पे मैंने शफलिंग के लिए फंक्शन 3 क्रिएट किया। अब मैंने इसको रिड्यूस किया, मतलब अब ये 2 बार है तो इसको मैंने 2 लिख दिया, ये 3 है तो इसको मैंने 3 लिख दिया। तो ऐसे मैंने क्या किया, इसको रिड्यूस किया, तो इसके लिए फंक्शन आ गया हमारा 4। और फाइनल रिजल्ट में क्या हुआ, मैंने बस इन सबको साथ में ऐड कर दिया। तो इसका जो आंसर है वो आपका ये निकल के आया, ठीक है। तो इसके लिए ये होता है पूरा मैप रिड्यूस, लेकिन इसके लिए हमें फंक्शंस लिखने पड़ते थे। कैसे करते थे हम, मतलब बेसिकली अब ये यूज नहीं होता है, लेकिन पहले, मतलब अब यही सेम चीज हम एग्रीगेशन से कर सकते हैं, स्प्लिट करके मैप करके डायरेक्ट एग्रीगेशन से कर सकते हैं, क्योंकि इसका ही तो जो आउटपुट है वो इधर जा रहा है, इसका आउटपुट ही तो इधर जा रहा है। तो सेम ऐसे करते थे, इसमें हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का आउटपुट यहाँ पर दे रहे होते थे। तो यहाँ पे देखो लो, ये ऐसे मैप रिड्यूस करके हमने क्या किया, पहले यहाँ पे लिखा, फिर मैप फंक्शन और रिड्यूस फंक्शन बनाया, उसके लिए हमने जो है यहाँ पर पूरा जो क्वेरी है वो लिखी। तो ऐसे आप लिख सकते हो। तो सेम यही है काउंट स्टूडेंट्स बाय एज के लिए, एंड ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, कोर्स पॉपुलेशन एंड ऑल मैप रेड्यूस। ठीक है, देखो बस आपको इसका कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना याद रखना है कि आपने इसमें क्या करते थे, फंक्शंस बनाते थे। फंक्शंस बनाने के लिए आप ये वाला एग्जांपल अच्छे से याद रख सकते हो, कौन सा, काउंट स्टूडेंट्स बाय एज वाला। इसमें आपने एक फंक्शन क्रिएट किया है, मैप फंक्शन से एक फंक्शन आपने क्रिएट किया है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, एमिट फंक्शन का यूज करके, एमिट फंक्शन का यूज करके आप एज को जो है, हर एक एज को, लेट सपोज 20 एज है, आपने उसके लिए 1 काउंट कर लिया, फिर आपने एक और 20 एज आ गई तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक और काउंट करोगे। तो एट द एंड हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आपने यहाँ पे किया था ना मैपिंग, ये कर रहे हैं, ओके। तो ये मैपिंग के लिए आपका जो है फंक्शन हो गया। उसके बाद रिड्यूस फंक्शन, रिड्यूस के अंदर अब आप क्या करोगे, अब जैसे कि 20 दो बार आ गए 1, तो आप इसको कुछ नहीं, एक साथ क्या कर लोगे, रिड्यूस कर दोगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं, आप सम करते हो उन वैल्यूज का, है ना, सम करते हो उन वैल्यूज का जो आपको ऊपर वाले मैप फंक्शन से मिले हुए हैं। उसके बाद आप एग्जीक्यूट करोगे मैप रेड्यूस, मतलब कि ये दोनों भी फंक्शन को कॉल करोगे और इनका जो है ना आउटपुट आप एज काउंट करके एक नया कलेक्शन बनाओगे। यस, नया कलेक्शन आपका क्रिएट हो जाएगा, एंड फिर आपके उसके अंदर जो है इसका रिजल्ट स्टोर होगा। अब जब आप इसको रिजल्ट को प्रिंट करवाओगे ना, तो आपके पास रिजल्ट जो है प्रिंट होके आ जाएगा। आई जस्ट एग्जीक्यूट दिस फॉर यू। तो जस्ट कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम ये फंक्शन क्रिएट करेंगे, किसके लिए, मैपिंग के लिए, है ना। So let's come into our VS Code. जितना भी हमने किया था, now I'll just comment it. Yeah, now we are just seeing the map reduce example. ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले तो ये वाला फंक्शन क्रिएट किया, उसके बाद मैंने क्या करूंगी, उसके बाद मैं ये वाला फंक्शन क्रिएट करूंगी जो कि है रिड्यूस फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों भी फंक्शन मैंने क्या कर दिए, क्रिएट कर दिए। अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, ये दोनों भी फंक्शंस को एग्जीक्यूट करूंगी, और एग्जीक्यूट करके एक नए कलेक्शन में इनका जो डेटा है वो स्टोर करूंगी, और उस नए कलेक्शन का नाम होगा एज काउंट। मतलब कि यहाँ पर जो है एक और, ये देखो मैं रिफ्रेश करती हूँ, अभी कोई और कलेक्शन है क्या कॉलेज डेटाबेस के अंदर, नहीं, बस स्टूडेंट्स कलेक्शन है। एक और कलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर एज काउंट का। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ, तो यू विल गेट टू नो। सो देख लो यहाँ पर मेरे पास क्या लिख के आया, डेप्रिकेशन वार्निंग, यानी कि जो मैप रेड्यूस फंक्शन है ये डेप्रिकेट हो चुका है, इसकी जगह आप अब एग्रीगेशन का यूज करो। इंस्टेड ये मेरे पास ओके तो हो चुका है, मतलब क्रिएट हो चुका है, लेकिन वार्निंग क्या आ गई, वार्निंग ये आ गई कि आप अब इसको यूज मत करो। देखो मेरे पास नया कलेक्शन आ गया है एज काउंट, और मेरे पास सारे एजेस का यहाँ पर काउंट आ गया है। यही आप जो है यहाँ पर प्रिंट भी करवा सकते हो। देखो अभी ये डेप्रिकेशन वार्निंग आपके पास भी आ सकती है। फाइन, पहली बार में ये नहीं हुआ, सेकेंड टाइम में क्या हुआ, मेरे पास डेप्रिकेशन वार्निंग आ गई। नाउ आई विल जस्ट db डॉट, यहाँ पर मेरे पास क्या फंक्शन है, वो एज काउंट, राइट, एज काउंट करके फंक्शन है यहाँ पर, सॉरी कलेक्शन है, इसको मैं यहाँ पे डॉट फाइंड करती हूँ, तो मेरे पास जो डेटा है वो प्रिंट होके आ जाएगा। आई विल जस्ट कमेंट दिस, यस।
अब ये जो है मैं प्रिंट करवा के देखती हूँ तो मेरे पास जो डेटा है वो प्रिंट होके आ जाएगा, जो भी है। यस, तो ये ऐसे आप वर्क करता है। क्या वर्क करता है? मैप रेड्यूस। लेकिन अब ये डेप्रिकेट हो चुका है, आप इसको फिर भी एक आध इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। या इसके बीच में जो डिफरेंस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैप रेड्यूस जो है वो वेरी फ्लेक्सिबल है, एग्रीगेशन जो है वो स्टेजेस के अंदर स्ट्रक्चर्ड है। आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेजेस ही लिखने पड़ेंगे। परफॉर्मेंस मैप रेड्यूस का स्लोअर है, एग्रीगेशन पाइपलाइन का फास्टर है। यहाँ पर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, यहाँ पर आप डायरेक्ट जेसन का यूज करते हो। यहाँ पर यूज केस है कस्टम लॉजिक, यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑपरेशंस। यहाँ पर जो लर्निंग कर्व है वो स्टीपर है, यानी कि ज्यादा आप जब पढ़ लोगे तब ये समझ में आ जाएगा, बाकी ये इजीली समझ में आ जाता है। रेकमेंडेड स्पेशल केसेस के लिए, इन मोस्ट केसेस के लिए एग्रीगेशन पाइपलाइन। तो आई होप आप समझ गए हो, एग्रीगेशन पाइपलाइन इज प्रेफर्ड ओवर मैप रेड्यूस इन मॉडर्न MongoDB applications due to better performance and easier syntax. I hope you got it. Now let us understand replication. तो replication क्या प्रोसेस होता है ना, जिसके अंदर आपका जो डेटा है वो मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर आप मतलब रेप्लिकेट कर देते हो। आपके पास डेटा है एक आपके प्राइमरी सर्वर के ऊपर, आपने वो सेम डेटा सेकेंडरी सर्वर्स बनाए हैं एंड वो ही सेम डेटा आपने इसमें इसमें और इसमें भी क्या कर दिया है, स्टोर कर दिया है। ये कभी भी अगर ये वाला सर्वर डाउन हो आपका, तो सेम ये सर्वर के ऊपर आपका सेकेंडरी सर्वर के ऊपर चला जाए एंड आपका जो मतलब यूज केस है वो स्टॉप नहीं होना चाहिए, है ना। कभी अगर ये डाउन है तो इसके ऊपर चला जाए, मतलब कि हमेशा जो आपका काम है वो चलना चाहिए, इसीलिए आपका रेप्लिकेशन जो है वो यूज होता है। इट मेंटेन्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ डेटा ऑन डिफरेंट सर्वर्स। इफ वन सर्वर फेल्स अदर्स कंटिन्यू सर्विसिंग द रिक्वेस्ट। देख लो, ये आपका सर्वर है, आपने क्या किया, प्राइमरी जो है आपका सर्वर है एंड सेकेंडरी में आपने क्या कर दिया, रेप्लिकेट कर दिया सारा डेटा। तो इसके अंदर प्राइमरी नोड होती है, सेकेंडरी नोड्स होती है, आर्बिटर भी होता है बट इट इज ऑप्शनल। तो आप समझ चुके हो, प्राइमरी नोड में आप क्या करते हो, सारे अपना जो डेटा है वो राइट करते हो। ओनली वन प्राइमरी होता है, ये आपको याद रखना है। हैंडल्स ऑल क्लाइंट राइट रिक्वेस्ट। सेकेंडरी क्या करता है, कॉपी करता है सारा डेटा, किससे, प्राइमरी डेटा से, क्योंकि वो मेन है। और ये रीड ऑपरेशंस हैंडल करता है, राइट ऑपरेशंस हैंडल नहीं करता। ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है, जो भी अपडेट है वो प्राइमरी के साथ सेकेंडरी में भी आ जाता है एंड कैन बिकम प्राइमरी इफ करंटली जो प्राइमरी है वो फेल हो जाए। तो मैंने आपको बताया, अगर पहला आपका मेन सर्वर अगर हैंग हो जाए, डाउन हो जाए, तो सेकेंडरी वाले यूज हो जाते हैं। ओके, बाकी आर्बिटर होता है जो कि डेटा स्टोर नहीं करता। पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शंस यूज्ड फॉर ऑड नंबर ऑफ वोटिंग मेंबर, लाइट वेट। तो बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी करोगे तो चलेगा। तो जस्ट ये आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाना है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है रेप्लिका सेट स्ट्रक्चर। अब इसको आप अपने सिस्टम में करके देख सकते हो, वैसे ना ही इसका आपको प्रैक्टिकल है और ना ही इतना ज्यादा यूज मतलब अभी के लिए है। आप चाहो तो बाद में जाके जब आप अच्छे से MongoDB में प्रो हो जाओ, आप इस चीज को करके देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने सी ड्राइव के अंदर डेटा फोल्डर बनाना है। डेटा फोल्डर के अंदर डेटा B1, डेटा 2 और DB3 ये करके आपको क्या करना है, 3 फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। तीनों फोल्डर्स क्रिएट करने के बाद आपको पावर शेल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन करना है और 3 एट द सेम टाइम ओपन करने हैं। और प्राइमरी के लिए आप ये एक टर्मिनल में ये वाली लाइन रन करोगे जिसमें MongoD रेपल सेट, माई रेप्लिका सेट, पोर्ट नंबर दे रहे होगे एंड अपना पाथ दे रहे होगे। सेकेंड टर्मिनल पे सेम टाइम में आपको सेकेंडरी 1 क्रिएट करना है, तो वो दूसरे पोर्ट पे क्रिएट होगा, ये याद रखना है। और दूसरे DB2 का जो है इसमें पाथ देना है। सिमिलरली सेकेंडरी 2 आप क्रिएट करोगे, तो एट अ टाइम ये 3 टर्मिनल्स पे आपको इनको रन करना है। रन करने के बाद आप क्या करोगे, आप इनिशियलाइज करोगे रेप्लिका सेट को, मतलब कि आप ये वाला कमांड रन करोगे। चाहो तो फोर्थ आप टर्मिनल ले लो, उसके अंदर ये रन करो और उसके बाद आपको ये रन करना है, मतलब इनिशियलाइज कर देना है, जिसमें आप ये आईडी दे सकते हो। एंड इसके अंदर आप अपने आईडी 0 है लोकल होस्ट 01 के लिए, 17 के लिए, फिर 18 के लिए, 19 के लिए, ये आपका प्राइमरी है, ये दोनों आपके सेकेंडरी है। ठीक है, फिर आपको अगर आउटपुट ओके आ जाता है, मतलब कि आपके जो ये दोनों मतलब जो रेप्लिकेशन है बेसिकली वो परफॉर्म हो गया है। आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो। तो बेसिकली इसके लिए आपको मोंगो शेल को डाउनलोड करना बहुत जरूरी है। तो आप जाके मोंगो शेल को डाउनलोड कर सकते हो अपने पीसी के अंदर, बहुत ज्यादा सिंपल वे में वो हो जाता है। ओके, चलो ये बाकी एग्जांपल है, आपको न्यू मेंबर को ऐड करना है, आर्बिटर को ऐड करना है या जो भी। लेकिन इसके लिए अगर आपको क्वेश्चन भी आता है ना, तो सिंपल बस इतने ये 3 आपके कमांड्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो रेप्लिका सेट वो इनिशियलाइज जो करना है, इतना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो ये सेम आपके पास PDF आपको मिल जाएगी प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके ये सेम कॉपी पेस्ट करो ना, कॉपी पेस्ट करो एंड ट्राई करो अपने इसमें करना, है ना, अपने पीसी में करना। कहीं पे एरर आ रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व इट बाय डिबगिंग। ओके, या
बाकी यही था रेप्लिकेशन, इसके अंदर और कुछ नहीं है। बाकी ये कब फेल होता है ये सारी चीजें यहाँ पर दी हैं। ऑटोमेटिक फेल ओवर भी आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो सेकेंडरी डिटेक्ट प्राइमरी फेलियर, जैसे ही प्राइमरी फेल हो जाता है तो सेकेंडरीज डिटेक्ट कर लेते हैं और एलिजिबल मेंबर्स जो है वो इलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। मतलब सेकेंडरी 1 देगा या सेकेंडरी 2 देगा या सेकेंडरी 3, अब तीनों में भी कॉम्पिटिशन चलता है। तो मेंबर्स वोट फॉर द कैंडिडेट विथ लेटेस्ट डेटा, जिसके पास लेटेस्ट डेटा हो, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो, नेटवर्क लेटेंसी कम हो, उसको एज अ प्राइमरी कंसीडर कर दिया जाता है। मतलब एक इलेक्शन काइंड ऑफ होता है वहां पे, ठीक है। तो आप ऐसे करते हो। रीड राइट कंसर्न वैसे अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको पढ़ सकते हो। रेप्लिकेशन के लिए बस उतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको आया तो शॉर्ट नोट ही आ सकता है, तो यू कैन जस्ट डू इट, ओके। बेनिफिट्स क्या है रेप्लिकेशन की, अवेलेबिलिटी ज्यादा है, डेटा रिडंडेंसी है ना, मल्टीपल कॉपीज आपकी क्रिएट होती है, डिजास्टर रिकवरी है, बैकअप है, अगर आपके पास अगर डेटा किसी सर्वर से डिलीट हो गया है तो आपके पास बैकअप होता है। रीड स्केलेबिलिटी है, आप डिफरेंट सेकेंडरीज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हो डेटा। जीरो डाउन टाइम मेंटेनेंस है ना, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिसेस है आपकी, यूज कर सकते हो आप वोटिंग मेंबर्स को बीइंग ऑड नंबर्स, ये सब आप एज अ बेस्ट प्रैक्टिस आप लिख सकते हो। नाउ द लास्ट टॉपिक इज मोंगोडीबी शार्डिंग। शार्डिंग क्या होता है, देखो, शार्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स। ओके, हमने यहाँ पर ऊपर क्या किया था, हमने डिफरेंट सर्वर्स बनाए थे, यहाँ पर मल्टीपल मशीन्स के ऊपर डेटा जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इट्स यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मैंने आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग अच्छे से पढ़ाई हुई है। तो वर्टिकल में क्या होता है, आप उसी सर्वर का जो साइज है वो इंक्रीज करते रहते हो, बट हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आप सर्वर को इंक्रीज करते रहते हो, है ना, व्हेन द डेटा बिकम्स टू लार्ज फॉर अ सिंगल सर्वर। तो शार्डिंग मतलब कि आप क्या कर रहे हो, अपने लार्ज डेटा सेट को स्प्लिट कर रहे हो इनटू स्मॉलर चंक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो उनको ऑन द मल्टीपल सर्वर्स, ठीक है। अब शार्डिंग और रिप्लिकेशन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। रिप्लिकेशन में क्या होता है, जो प्राइमरी का सर्वर में जो डेटा है वो ही सेकेंडरी में जाता है, मतलब वो सेम डेटा होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो डेटा डिवाइड हो रहा है, मतलब कि यहाँ पर इस सर्वर पे इतना डेटा जाएगा, इस सर्वर पे इतना, मतलब डिवाइड हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, मतलब सेम तो बिल्कुल भी नहीं है। ये आप देख सकते हो, जो ये क्रिएट होते हैं ना, इनको शार्ड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शार्ड्स बोला जाता है ना। तो जो ड्राइवर है वो क्वेरी राउट करता है यहाँ पे, एंड उसके लिए आपके अलग अलग सर्वर्स होते हैं, एंड उन सर्वर्स के डिफरेंट प्राइमरी सेकेंडरी भी हो सकते हैं। तो ये क्या है, आपकी शार्डिंग है इन मोंगोडीबी। शार्ड क्या है, देखो, शार्ड आपके इंडिविजुअल मोंगोडीबी इंस्टेंस है या फिर रेप्लिका सेट आप उनको बोल सकते हो, यानी कि प्राइमरी होगा उसके अंदर, सेकेंडरी होगा और भी एक सेकेंडरी होगा। तो ये होते हैं आपका एक रेप्लिका सेट, समझ में आ गया। तो एक एक रेप्लिका सेट आपका होता है। स्टोर सबसेट ऑफ डेटा है ना, डेटा को डिवाइड कर दिया जाता है, देन वो स्टोर होता है। मल्टीपल शार्ड्स जो है वो एक साथ वर्क करते हैं। कॉन्फिग सर्वर्स मेटा डेटा को स्टोर करता है, कॉन्फ़िगरेशन को स्टोर करता है, डेटा ट्रैक करता है, डिप्लॉय करता है एज द रेप्लिका सेट। मोंगोज आपके पास होता है रूट्स क्लाइंट रिक्वेस्ट टू अप्रोप्रिएट शार्ड्स, है ना। ओके चलो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अब आपको इतना पता होना चाहिए था कि शार्डेड क्लस्टर कैसे दिखता है। कुछ नहीं, आपका जो राउटर है वो क्या करता है, मोंगोस आपका शार्ड्स में इसको डिवाइड कर देता है, मतलब कि आपका जो डेटा सेट है जो उसको डिफरेंट सर्वर्स के लिए डिवाइड कर देता है, स्प्लिट कर देता है। अब आप इसको कैसे सेट कर सकते हो, ये भी आप अपने कंप्यूटर में करके देख सकते हो, बहुत सिंपल है। अगेन आपको क्या करना है, आपको डेटा फोल्डर बनाना है, उसके अंदर कॉन्फिग 1 फोल्डर बनाना है, ठीक है। ऐसे आप बना लोगे अपने सी ड्राइव में। अब आपको ये हर एक टर्मिनल में क्या करना है, रन करना है। रन करने के बाद एक और टर्मिनल ओपन करना है जिसमें आप ये रन करोगे, ठीक है। तो रेप्लिका सेट जो है वो कॉन्फिग हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलर है जैसे रेप्लिकेशन होता है, बस यहाँ पर अब आपको स्टार्ट करना है शार्ड सर्वर्स को। तो स्टार्ट करने के लिए आप ये वाला कमांड लिखते हो, ठीक है, शार्ड 1, फिर ये वाला कमांड लिखते हो फॉर शार्ड 2, एंड फिर आप इनिशियलाइज करते हो। मतलब कि आपको ये शार्ड 1 और शार्ड 2 भी डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट करने पड़ेंगे अपने डेटा फोल्डर के अंदर, ठीक है। ऐसे करोगे, और जितने भी आपके और आपने इनिशियलाइज करे थे शार्ड को, उनका आपको ऐसे ही बना देना है। उसके बाद आप मोंगोस को स्टार्ट करते हो इस पर्टिकुलर क्वेरी से, एंड फिर आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो शार्ड्स को टू क्लस्टर। क्लस्टर भी होता है आपके पास, ठीक है, एंड उसका स्टेटस वेरीफाई कर सकते हो। एंड यस, आप अनेबल कर सकते हो अपने डेटाबेस के लिए शार्डिंग, तो आप ऐसे अनेबल भी कर सकते हो। एंड शार्ड एज अ कलेक्शन भी आप स्टोर कर सकते हो एंड उसको यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। तो ऐसे आपका शार्ड वर्क करता है। अगर आपको एकदम चाहिए कि आपको ये सारा मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊं एक शॉर्ट वीडियो में, तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको डिफरेंट रेप्लिकेशन, शार्डिंग, इन सब के लिए डिफरेंट वीडियो क्रिएट कर दूंगी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको एग्जीक्यूशन समझ में आ जाएगा डायरेक्टली टर्मिनल से कैसे करना है। बाकी स्टेप्स तो मैंने आपको दे दिए। कहीं एरर आ रहे हैं तो ट्राई टू डिबग, आपके एंड से ट्राई करो एरर्स को रिजॉल्व करना। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बाकी शार्ड की सिलेक्शन के अंदर आपके पास गुड शार्ड कीज होती हैं, जिसमें हाई कार्डिनैलिटी होती है। हाई कार्डिनैलिटी मतलब कि यहाँ पर यूनिक वैल्यूज होती है उसके अंदर, ठीक है। बैड
बैड के अंदर क्या है, ओनली 2-3 वैल्यूज होती है ना। इवन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, हैश्ड कीज का वगैरह यूज होता है, बैड में सिक्वेंशियल कीज होती हैं, क्वेरी पैटर्न्स होते हैं, जिसके अंदर आपके पास क्या है, इफ मोस्ट क्वेरीज यूज स्टूडेंट डेटा, तो यहाँ पर आप इसको स्टूडेंट आईडी दे सकते हो, क्वेरीज लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर आप ऐसे क्वेरी पैटर्न्स, ये 3 टाइप्स के गुड शार्ड कीज को याद रख सकते हो। बाकी शार्ड की के टाइप्स कौन से हैं, रेंज बेस्ड शार्डिंग, जिसमें आप रेंज के हिसाब से जो है ना डिवाइड करते हो, कि आपके पास डेटा है, आपके पास 3000 स्टूडेंट्स का डेटा है, इसमें से 1 to 1000 का एक ग्रुप बना दो, एक सर्वर पे डाल दो, 1001 से 2000 तक एक और डिफरेंट ऐसे, ठीक है। हाई हैश बेस्ड शार्डिंग में आप क्या करते हो, हैशिंग करते हो, तो देखो ऐसे 33%, 33%, 34%, ऐसे आप 100% डेटा को डिवाइड कर देते हो, स्प्लिट कर देते हो। जोन और टैग बेस्ड स्टूडेंट शार्डिंग, मतलब कि जैसे कि इंडिया का डेटा है वो एक अलग सर्वर पे होगा, यूएस का डेटा है वो अलग सर्वर पे होगा, मतलब कि टैग्स से या फिर जोन्स से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है आपका डेटा। देन यू हैव चंक मैनेजमेंट। चंक मतलब कि चंक इज अ कंटीजियस रेंज ऑफ शार्ड की वैल्यूज। चंक क्या है, आपकी कंटिन्यूअस रेंज है, आपकी की वैल्यूज की, जो शार्ड की वैल्यूज है उनके लिए कंटिन्यूअस रेंज है। मोंगोडीबी ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर देता है और चंक्स को माइग्रेट करता है। जैसे कि 1 मिलियन डॉक्यूमेंट्स है स्टूडेंट्स डेटाबेस में, शार्ड की है आपकी स्टूडेंट आईडी, तो आपका शार्ड 1 में चंक 1 आ जाएगा, मतलब शार्ड 1 ही क्या था, खुद के अंदर एक मतलब उसको स्प्लिट किया था हमने, है ना, इसको स्प्लिट किया था, लेकिन ये शार्ड 1 के अंदर भी अब आप स्प्लिट कर रहे हो, जो कि मोंगोडीबी ऑटोमेटिकली करता है, तो उसको बोला जाता है चंक, ठीक है, चंक 1, चंक 2, चंक 3, लाइक दिस। तो ऐसे चंक्स के अंदर भी डिवाइड होता है। ओके, अब चंक के ऊपर भी ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो, आप ऐसे चेक कर सकते हो स्टेटस क्या है, स्प्लिट कर सकते हो कि कहाँ पे आपको चंक जो है वो मैन्युअली स्प्लिट करना है, कहाँ पे मूव करना है, कहाँ पे आप बैलेंसर स्टेट चेक कर सकते हो, आप अनेबल कर सकते हो बैलेंसर को, स्टॉप कर सकते हो बैलेंसर को। क्वेरिंग शार्डेड कलेक्शंस, यानी कि अब आपके पास शार्डेड कलेक्शन है, उनके ऊपर आप कैसे क्वेरी अप्लाई कर सकते हो, कुछ नहीं, एग्जैक्टली सेम जैसे आप पहले करते थे, सेम ही वैसे ही करना है, और कुछ भी इसके अंदर अलग नहीं है, ठीक है। ओके, सारी चीजें वही हैं। गेट शार्ड डिस्ट्रीब्यूशन से आपको सारे शार्ड्स दिख जाएंगे। ओके, स्टार्ट्स देख सकते हो, बाकी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो पहले के जैसी हैं। बेनिफिट्स क्या है, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी है, आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट शार्ड्स ऐड कर रहे हो अपने डेटा को मतलब डिवाइड करने के लिए। बेटर परफॉर्मेंस है, लार्ज डेटा सेट है, जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हो, अगर इंडिया का डेटा है तो उसके लिए एक डिफरेंट शार्ड आपका काम करेगा, यूएस का डेटा के लिए डिफरेंट शार्ड आपका काम करेगा। चैलेंजेस क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है, शार्ड की इम्यूटेबल है, मतलब कैन नॉट चेंज, अगर आपने एक बार सेट कर दिया तो। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, हो सकता है कि इस शार्ड में ज्यादा डेटा हो, इसमें कम डेटा हो, है ना। ऑपरेशनल ओवरहेड, मोर सर्वर्स मोर मेंटेनेंस होती है, ठीक है। तो चलिए, दैट वाज ऑल, ये आपकी समरी है, आपका यूनिट जो है मोंगोडीबी कंप्लीट होता है। यहाँ पर क्रड ऑपरेशंस हमने देखे, जिसमें ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, रीड के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए। इंडेक्सिंग हमने देखी, क्यों यूज करते हैं, क्वेरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। कौन से टाइप्स के इंडेक्सेस होते हैं आपको याद रखने हैं। ओके, एग्रीगेशन मतलब पाइपलाइन बेस्ड डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें ये इंपॉर्टेंट आपके एग्रीगेशन के स्टेजेस हैं। प्रेफर्ड ओवर मैप रिड्यूस, ये याद रखना है। मैप रिड्यूस में कुछ नहीं, आप पहले मैप करते हो यानी कि डिवाइड करते हो, है ना, और उसके बाद रिड्यूस करते हो, मतलब कि कंबाइन करते हो। समझ में आ गई बात। ओके, कस्टम डेटा प्रोसेसिंग, लीगेसी फीचर, रेप्लिकेशन में प्राइमरी और सेकेंडरी नोड्स होते हैं, ऑटोमेटिक फेलियर होता है, हाई अवेलेबिलिटी, रिडंडेंसी और शार्डिंग हमने देखा, जिसमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, डेटा जो है वो शार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिक्वायर्स केयरफुल शार्ड सिलेक्शन। ओके, मोंगोडीबी फीचर्स आपके ये सारे हमने देखे, फाइन, जो ये मेजर आपके हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आप याद रख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट कमांड्स की भी समरी मैंने बना दी है। तो आफ्टर ऑल आपका जो पूरा यूनिट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। एंड यस, हमने 1 to 1 सारी चीजें जो है वो करके देख ली हैं, एंड डेफिनेटली आई होप आपको समझ में आया होगा। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके डीबीएमएस की जर्नी का। वाई, बिकॉज मोंगोडीबी वाज द वेरी इंपॉर्टेंट डेटाबेस जो हमने इसके अंदर समझा, इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, एंड सारी चीजें देखी। बाकी नो एसक्यूएल की जो थ्योरी वाला पार्ट था वो भी सारा हमने समझा, थ्योरी समझी, उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आपके डेफिनेशंस थे, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने इन डीप समझे। देन हमने मोंगोडीबी पर आए, ठीक है। तो मोंगोडीबी जो है एग्जैक्टली आपने स्टार्ट 0 to एंड समझ लिया है। जो बिगिनर्स के लिए था क्रड ऑपरेशंस, इंडेक्सिंग, वो हमने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करके देख लिया प्रैक्टिकली। देन आपके पास रेप्लिकेशन, एग्रीगेशन, शार्डिंग था, जो कि एडवांस्ड मोंगोडीबी में आ जाता है, जो कि अगर आप पढ़ लो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी पढ़ो तो मोंगोडीबी के लिए जितना आपने क्रड ऑपरेशन
ऑपरेशंस और इंडेक्सिंग पढ़ लिया है, दैट्स इनफ। बट एट द एंड आप एक जो एग्रीगेशन है वो और पढ़ लेते हो, तो जिसमें कुछ और है नहीं, जस्ट आपने एक स्टेप के बाद एक स्टेप लिखना है, मतलब आपको क्या करना है, स्टेजेस में डिवाइड कर देना है, तो वो भी आप पढ़ लेते हो ना। तो जस्ट CRUD ऑपरेशंस, इंडेक्सिंग और एग्रीगेशन से आपका कंप्लीट मोंगोडीबी हो जाता है। जस्ट फॉर एडवांस्ड गोइंग ऑन टू द कोर्स आप रेप्लिकेशन और शार्डिंग को भी कंसीडर कर सकते हो। जो कमांड्स मैंने आपको दिए हैं वो आप रन करके देख सकते हो, काफी इजीली आप जो है अच्छे से सब कुछ कर लोगे। तो दैट वाज द कंप्लीट मोंगोडीबी क्रैश कोर्स डन फ्रॉम माय साइड एंड योर कंप्लीट डीबीएमएस यूनिट 5 कंप्लीटेड हियर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया है तो ट्राई फ्रॉम योर ओन साइड कि क्या है इसके अंदर, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा है। ट्राई टू डू द थिंग्स प्रैक्टिकली, आपको बहुत अच्छे से मजा भी आएगा मोंगोडीबी समझने में, करने में। एंड या डेफिनेटली अगर कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। वीडियो कैसी लगी आप मुझे बता सकते हो। एंड अगर ऐसे ही डिफरेंट क्रैश कोर्स जो आपके सिलेबस में नहीं है बट यू नीड टू अंडरस्टैंड देम, एंड आप चाहते हो कि A12 आर्ट्स की वीडियो में हम अपनी स्किल डेवलप कर लें, हमें अपने रेज्यूमे जो है बिल्डअप करना है, तो आप मुझे बता सकते हो जो भी चीजें आपको नहीं सीखनी है, बीइंग नॉट रिलेटेड और रिलेटेड टू योर सिलेबस, आई विल डू दैट। ओके, तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।